सो वेलकम बैक, गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ बिजनेस लॉ। पहले भी हम बिजनेस लॉ की ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं, आप देख लो बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हम एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कैसे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट जाकर के बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसको आप चेक कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग। वेलकम बैक, दिस इज धीरेन कौरमोत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स विद यू to guide you, to stimulate you, to encourage you to build up your career. Your career is my responsibility as usual. Understand the points? So let's work together to educate the young India. तो यहाँ पे बिजनेस लॉ की जो बात हो रहे थे, आज हम पढ़ाएंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंसेस एंड ऑफर के ऊपर है। पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिल करके एग्रीमेंट होते हैं। अब ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है। ऑफर के एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, और एक्सेप्टेंस की जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे। ठीक है ना, ये सारे के सारे चीजें आपको एक बार देखना पड़ जाएगा, यही बात है। ठीक है, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, मूव हेड। सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंसेस ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। तो चलिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास। हमारा क्लास की स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम पहले क्लास की स्ट्रक्चर बताते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताते हैं, उसके बाद जाकर के हम स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड द पर्सन, आई डू द थिंग्स वेरी लॉजिकल वे एंड इन एन इफेक्टिव वे। तो स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हम देखेंगे, एंड ऑफर एंड एक्सपेक्टेंस पढ़ करके हम कौन सा उखाड़ लेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, ऑफर क्या है, और ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर कैसे दिया जाता है, जनरली ऑफर कैसे दोगे, एंड किसको ऑफर देना चाहिए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो सबसे पहले हम ऑफर करेंगे किसी को ना, जैसे घर बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, तो पहले हम ऑफर देंगे तो ये किसको ऑफर कर सकते हो, और वो कौन कौन से लीगल रूल्स हैं जो कि वैलिड ऑफर कहलाएगा। अदरवाइज आपकी ऑफर हो सकता है इनवैलिड हो जाएगा, जो कि आप बाद में जाकर के क्लेम नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट इट, क्रॉस ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, ये दोनों टाइप्स ऑफ ऑफर है, उसके बाद इसके ऊपर भी बात किए जाएंगे। तो एक्सेप्टेंस में वैसे बात है, तो एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, एंड हाउ इज एन एक्सेप्टेंस मेड, एक्सेप्टेंस कैसे मेड होते हैं, और उसके लीगल कानूनी एक्सेप्टेंस की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक ऑफर ही तो कम्युनिकेटेड कैसे हो गया, और एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्टर और एक्सेप्टी के पास कैसे ये कम्युनिकेशन हो गया, उसके भी रूल्स रेगुलेशन है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसके ऊपर रूल्स क्या कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम वो भी देखेंगे। समझ आई बात, ये थिंग। चलिए लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन हो रहा है, ठीक है ना, कोई मना कर रहा है, तो उसका रूल्स क्या होता है। एक ऑफर की रिवोकेशन कैसे हो सकता है, रिवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है, और कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन, रिवोकेशन में कम्युनिकेशन हो गया ये कब पता चलेगा। लाप्स ऑन ऑफर, एक ऑफर लाप्स कब हो सकता है, और उसके बाद हम समरी बताएंगे, कुछ कीवर्ड्स दे देंगे जो आपका एग्जाम में काम में आ जाएंगे, और कुछ टर्मिनल एंड क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है ना, आज यूजुअल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑब्जेक्टिव्स, तो ये क्लास हो जाने के बाद आपको क्या समझ में आ जाएगा, जिंदगी में आपका रोशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या है, उसका मतलब समझा सकते हो और किसी को समझा भी जा सकता है। नेक्स्ट, अब लीगल रूल्स क्या है, एक वैलिड ऑफर की लीगल रूल्स क्या रह सकते हैं, एक टेंडर और क्रॉस ऑफर, इन दोनों में अंतर क्या है आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये बात है। एक वैलिड एक्सेप्टेंस किसको कहोगे, उसके रूल्स क्या होता है, ये आप समझ जाओगे उसके बाद तुरंत जाकर के। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कब हो गया, ये आपको पता चलेगा। ठीक है ना, एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर्स की आप चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड ऑफर कब लाप्स होंगे ये किसी को समझा सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाए, ऑफर और एक्सेप्टेंस, उसके ऊपर हम आज कंसंट्रेशन करेंगे। तो पहले से हम कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, भूल जाता है, वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स, कॉन्सिडरेशन क्या होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वगैरह, सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है ना, इन द फ्यू क्लासेस। सो इफ यू हैव नॉट yet watched the below link in the description that you can watch। समझ में आई बात, और ये बिल्कुल एग्जाम में, करियर में और नॉलेज के लिए बहुत कम आ ही जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन देखिए, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। अरे कीबोर्ड कहाँ चला जाता है, इधर आ। हम पैसा दिए, हमको दिमाग दिखा रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या कर रहे हो, चला जा। नेक्स्ट देखो, इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट यूनिट में हमको ये सीखने को मिला कि एग्रीमेंट जब लॉ में एनफोर्सेबल हो जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है ना, नाउ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए आपको कुछ सर्टन एसेंशियल एलिमेंट्स मानने पड़ते थे। ठीक है ना, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आपको मानने पड़ेंगे, उसको फुलफिल करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के आप वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकता है। तो बहुत आसान बात था, पहले से लिख, फिर से लिख देते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ था, आप देखोगे, एग्रीमेंट प्लस
एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी आर्ट लॉ, ठीक है। तो और ये एनफोर्सेबल होने के लिए कुछ सर्टन रूल्स आपको मानने पड़ जाएंगे, दिस इज द थिंग। चलिए आगे। तो ये भी आप सीखे थे कि एटलीस्ट दो पार्टी होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दो पार्टी होने चाहिए, एक तो ऑफर करेगा और दूसरा अगला एक्सेप्टेंस करेगा। खुद के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, खुद के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, दो पार्टी वहां पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस होता है, स्टार्टिंग पॉइंट अपन मेकिंग एग्रीमेंट। तो एक ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि एग्रीमेंट बनाने के लिए। तो ये यूनिट पे हम क्या सीखने वाले हैं सर, बहुत सारे रूल्स जो कि ऑफर को वैलिड करते हैं और एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाते हैं। ये भी हम सीखने वाले हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट होता है, व्हेन यू कैन गेट ए कंफर्मेशन दैट कि the particular offer is communicated to the other party and the acceptance is also communicated to the other party। ये हम कब कंफर्म हो जाएंगे, समझ में आई बात, इसको हम बात करेंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन ऑफर, ऑफर क्या चीज होता है, लुक एट इट। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या सीखने को मिला कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपके पास एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑफर, लॉफुल एक्सेप्टेंस, ये होना चाहिए। तो ये ऑफर को कहा जाता है प्रपोजल, तो प्रपोजल कहा जाता है, समझ में आई बात। तो समटाइम ऑफर इज ऑल्सो नोन एज द प्रपोजल, तो ये दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है ना। एंड समवेयर इट इज यूज्ड एज द इंटरचेंजेबली वर्ड्स, तो प्रपोजल भी कोई कहते हैं, कोई ऑफर भी कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा बात भी नहीं है, दीज आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रपोजल को सेक्शन 2A में कैसे डिफाइन किया गया है, तो हमारा यहाँ पे सेक्शन आता है सेक्शन 2A। दैट मीन्स कि सेक्शन 2 में सारे के सारे डेफिनेशन लिखे जाते हैं, और 2A जो सबसे फर्स्ट वाला, तो कोई भी लॉ में जो सेक्शन 2 होता है उसमें सारे के सारे डेफिनेशन लिखे हुए होते हैं, और सबसे पहला वाला 2A, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, वहीं पे लिखा गया है ये ऑफर की बातें। बहुत सही है, ठीक ही चल रहा है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, तो देखते हैं डेफिनेशन पढ़ रहे तो हम इसको पूरा पहले पढ़ के उसके फिर उसके भावार्थ हम बताएंगे। तो when one person signifies to another his willingness, उसका willingness दर्शाता है to do और abstain from doing anything, कुछ करने के लिए या फिर कुछ हम नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, खुद को कुछ करने के रोकेंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, इसको प्रपोजल कहा जाता है। दैट मीन्स कि हम अपना इच्छा प्रकाश करते हैं कुछ काम को करने के लिए, ठीक है ना, कुछ कार्य को करने के लिए या फिर खुद को कुछ काम करने की रोकने के लिए, तो इसको कहते हैं असेंट और अब्स्टिनियंस, ठीक है ना। असेंट और अब्स्टिनियंस, असेंट इज द पॉजिटिव थिंग दैट आई विल डू समथिंग, अब्स्टिनियंस मींस आई विल रिफ्रेन माई सेल्फ फॉर डूइंग समथिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड द अब्स्टिनियंस। तो कुछ एक चीज को करने के लिए या फिर कुछ एक चीज को ना करने के लिए जो हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड अ प्रपोजल, अंडरस्टैंड ये बात हो। तो ये दो डेफिनेशन से हमको ये सीखने को मिला कि दैट एन ऑफर इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हमको देखने को मिल जाएगा इस डेफिनेशन से। क्या क्या वो हो सकता है ना, सबसे पहले देखो एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, एक विलिंगनेस होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपके अंदर में एक रेडीनेस होना चाहिए कि यस आई एम रेडी टू डू दिस कॉन्ट्रैक्ट। विलिंगनेस होना चाहिए, क्या चीज का विलिंगनेस, नंबर वन हम देखते हैं विलिंगनेस होना चाहिए, क्या चीज का ना, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट मीन्स कि कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए भी। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि आपका ये टोल गेट होता है, आपको पता है टोल गेट होता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये टोल गेट में आप मानो कि पास बनाए 1,000 रुपया दे करके और महीना हम इसमें एंट्री करेंगे, आपको पास बनाया जा सकता है। तो टोल गेट वाला और आपके पैसा नहीं लेगा, दैट मीन्स कि टोल गेट आपकी पैसा नहीं लेने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, समझ आई बात, दिस इज द थिंग, यही बात है। नाउ लुक एट हियर, जैसे कि हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमारे ऊपर वो केस नहीं करेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो हम उसकी डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, हमारे ऊपर केस नहीं करेगा। सो यहाँ पे केस नहीं करेगा, हमारे ऊपर केस दर्ज नहीं करेगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अगला मान रहा है और हम उसकी डैमेज फुलफिल कर रहे हैं। तो उसका कंसिडरेशन मेरे लिए ये रहा कि वो हम पे केस नहीं ठोकेगा, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। दैट मीन्स कि abstinence ऑफ समथिंग दैट इज आल्सो कॉल्ड ए कंसिडरेशन। तो आपकी जो हमारे यहाँ पे बात जो हो रहा है, तो ऑफर एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है, दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव एक्ट और नेगेटिव एक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, ए ऑफर कर रहे हैं कि हम एक बुक बेचेंगे बी को 30 रुपया में। तो ए यहाँ पे प्रपोजल दे रहा है कि कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, दैट इज टू सेल द बुक्स। ए बी को अगला को बुक बेचेगा, तो ये कुछ करने के लिए ऑफर रहा, ठीक है ना। सो इट इज ए पॉजिटिव एक्ट, ये एक पॉजिटिव एक्ट है। एंड
ऑन द पार्ट ऑफ द प्रपोजल ए के ऊपर ये पॉजिटिव एक्ट है। और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, व्हेन ए ऑफर्स नॉट टू फाइल ए सूट, अंडरस्टैंड द पॉइंट, लुक एट हियर, व्हेन ए ऑफर्स नॉट ए फाइल ए सूट अगेंस्ट बी इफ द latter pays the outstanding amount of the 1000 rupees, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट मीन्स यहाँ पे ए ऑफर कर रहा है कि हम आपको 1000 रुपया देंगे, तो बी बदले में हम पे केस नहीं करेगा, उसका जो प्रॉब्लम हुआ है बी बदले में हमको केस नहीं करेगा, उसकी डैमेज की हम पैसा दे देंगे। तो ठीक है, ये भी एक ऑफर है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करने के लिए दिया जा रहा है प्रपोजल, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द नेगेटिव वन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पे ऑफर फॉर डूइंग नहीं, फॉर abstain फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स, इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफर, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो कुछ करने के लिए या फिर खुद को कुछ ना करने की रोकने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है। तो जनरली इट इज टू बी मेड टू अनदर पर्सन, खुद के साथ एक प्रपोजल बाय हिमसेल्फ नहीं हो सकता है ऑफर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इट मस्ट बी मेड टू अनदर पर्सन, यही बात है, एंड इट मस्ट बी मेड विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, ठीक है ना। तो किसी दूसरे की इंटरेस्ट या फिर किसी से पॉजिटिव एश्योरेंस में एक ऑफर होना चाहिए अदर पर्सन से, ये विद एन ऑब्जेक्ट, विद एन इंटरेस्ट टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पर्सन और सच एन अब्सटीनियंस, ठीक है ना। तो आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए कुछ असेंट लेने के लिए, असेंट दैट मीन्स की एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस लेने के लिए। सो मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, आप कुछ इच्छा कर रहे हो, सिंपल आपकी इंटेंशन, आप कुछ इच्छा प्रकाश कर रहे हो, दैट मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन प्रपोजल लाइक दिस। जैसे लिखा कि आई मे सेल माई फर्नीचर इफ आई गेट ए गुड प्राइस, दैट मीन्स कि आई मे सेल माई फर्नीचर if I good a get price, this is not an offer, understand the points। if the person was saying that कि if I'll sell, if I am selling my furnitures with rupees 5000 for rupees 5000, that is an offer। but अगर अच्छा पैसा मिल जाएगा तो हम सेलेंगे, बेच देंगे, that is not a proposal, understand the point, this is the thing। next to it, look at here, द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड द ऑफरर, जो ऑफर दे रहा है उसको ऑफरर कहते हैं या फिर प्रोमिजर कहते हैं, ठीक है ना। एंड जो पर्सन ये को दिया जा रहा है एक्सेप्टेंस के लिए, उसको ऑफरी कहा जाता है। दैट मीन्स की ऑफरर की यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड हो गया ऑफरी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ऑफरी। हालांकि आप ऑफरी ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी वर्ड नहीं है, ये लॉ टर्म है, ठीक है ना। तो ऑफरर जनरली ई आर भी हो सकता है, ओ आर भी हो सकता है, ठीक है ना, जितना रोर वाला चीज है ई आर ओ आर हो सकता है। तो ऑफरर और प्रोमिजर एंड द पर्सन जिसको दिया जा रहा है वो ऑफरी कहते हैं, वही बात है। सिंपली व्हेन द ऑफरी एक्सेप्ट द ऑफर, जब एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका नाम चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर और द प्रोमिजी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जनरली प्रोमिज करने के बाद उसका नाम होता है प्रोमिजी, दिस इज द थिंग। तो प्रोमिजर का ऑपोजिट हो गया प्रोमिजी, तो यहाँ पे प्रोमिजर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और प्रोमिजी हो जाएंगे, एंड ऑफरर एंड ऑफरी, सिंपल थिंग है। एग्जाम्पल जैसे लगे तो राम ऑफर करे कि उसका स्कूटर बेच देगा किसको, प्रेम को, ठीक है ना, प्रेम को बेचेगा कौन, राम। कितना रुपए में बेचेगा, 10,000 रुपया में। तो ये सिंपल एक ऑफर है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। क्यों, अब यहाँ पे हो गया राम ऑफर कर रहे तो राम हो गया प्रोमिजर, एंड प्रेम जिसको की ऑफर किया गया था वो हो जाएगा यहाँ पे ऑफरी, ठीक है ना। एंड लेटर ऑन क्या होता है कि जो प्रेम, प्रेम प्यारे, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तो प्रेम जब क्या होता है, स्कूटर को हम 10,000 में खरीद लेंगे ये बात करता है, तो ही बिकम्स द एक्सेप्टर और द प्रोमिजी, तब उस टाइम में वो एक्सेप्टर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले ऑफरर होते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद जाकर के वो एक्सेप्टर कहेंगे या फिर उसको हम प्रोमिजी कहेंगे, यही बात है। तो सबसे पहले हाउ एन ऑफर इज मेड, एक ऑफर कैसे होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ, हाउ व्हाट इज द करेक्ट एसेंस ऑफ मेकिंग एन ऑफर, ऑफर कैसे बनाया जाता है। तो एक ऑफर है मेड बाय एनी एक्ट which has the effect of communicating it to the another। an offer may it be express or implied, express दिया जा सकता है by any act, that means कि कोई भी एक्ट जो कि कम्युनिकेशन करने की तौर तरीका है, ठीक है। तो एक तो बात हो गया एक्सप्रेस ऑफर, एक तो होता है इम्प्लाइड ऑफर हो गया। दैट मीन्स एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर की बात करेंगे, बहुत आसान है। जब वर्ड्स में एक्सप्रेस किए जाएंगे, वर्ड्स में चाहे वो स्पोकन और रिटन हो, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर हो गए। इम्प्लाइड ऑफर मतलब आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे हैं, कहीं पे लिखा हुआ है, आप उसमें उस जगह में विजिट करते हो, या फिर कोई बस में बैठते हो, या फिर कोई भी जो लीगल प्लेस आप विजिट करते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, जहां कोई रूल रेगुलेशन होते हैं, तो वो इसको इम्प्लाइड ऑफर कहा जाता है। चलिए सर्वप्रथम एक्सप्रेस ऑफर देखते हैं। तो जब एक ऑफर बनाया जा रहा है मेड बाय वर्ड्स लॉ लिखा गया, स्पोकन और रिटेन, दैट में भी स्पोकन और रिटेन, इसको कहा जाएगा एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है ना। एग्जांपल दे रहे हैं एक्सप्रेस ऑफर, दैट मीन्स कि बोल करके या फिर लिख करके उसको एक्सप्रेस ऑफर कहा जाता है।
ए कह रहा है बी को कि ही वांट्स टू सेल हिज बुक, बुक बेचना चाहता है बी को 20 रुपया में। तो इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर, ये एक्सप्रेस ऑफर है। सिमिलरली ए एक लेटर लिखता है बी को कि सेल कर देगा उसका कार, अंडरस्टैंड, 40,000 रुपया में। तो ये भी एक एक्सप्रेस ऑफर होता है ए के द्वारा। तो ओरल ऑफर में मेड आइदर इन द पर्सन और ओवर टेलीफोन। देखिए बाई पर्सन भी हो सकता है, ओवर टेलीफोन हो सकता है, जो ओरल ऑफर है, ठीक है ना। तो मौखिक ऑफर जो भी हो सकते हैं जा करके या फिर फोन में भी बात कर सकता हूँ। सेक्शन 9 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है, सेक्शन 9 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रेड एज इन सो फार एज द प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस। एक बार देखो, प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेड टू बी द एक्सप्रेस। दैट मीन्स कि जब भी आपकी जो प्रोपोजल हो या फिर एक्सेप्टेंस जो हो, अगर वो वर्ड्स में फॉर्म किए गए हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं, तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएंगे। बाई वर्ड्स होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, यही बात है। एक इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, तो नंबर 2 चीज देख लो यहाँ पे, ठीक है ना, कि एक इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। तो ये जो ऑफर होता है बाई वर्ड स्पोकन या रिटन नहीं होता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। वर्ड स्पोकन और रिटन नहीं होता है, दिस इज इम्प्लाइड होता है, अंडरस्टैंड, इनहेरेंट होता है, दैट इज एनेक्टेड होता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली आपको ये वर्ड्स नहीं बोलने पड़ते हैं, बाय योर कॉन्डक्ट एंड बाय योर डीड यू अज्यूम्ड दैट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इम्प्लाइड ऑफर वन व्हिच इट्स इन्फर्ड फ्रॉम द कॉन्डक्ट ऑफ ए पर्सन। तो एक पर्सन की कॉन्डक्ट में, एक पर्सन की एक्टिविटी से ये एक्सेप्ट किया गया है, माना जाता है, ठीक है ना। आज पर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, कोई एक पर्टिकुलर केस की सर्कमस्टेंसेस और एक कॉन्डक्ट ऑफ पर्संस में ये ऑटोमेटिकली इंप्लाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे बता रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक द डीटीसी, ठीक है ना। डीटीसी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये दिल्ली में जो है, ठीक है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ऐसा होता है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो ये हो गए डीटीसी वगैरह। मुंबई में क्या चल रहे हैं, बेस्ट चल रहे हैं, तो ये बस सेवाएं देते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट की बस सर्विस है। तो रन्स द बसेस, डिफरेंट रूट में बस जाते हैं, पैसेंजर को कैरी करते हैं। जो पैसेंजर्स की दे आर प्रिपेयर टू पे सम फेयर, कुछ फेयर देने के लिए रेडी है, दिस इज इम्प्लाइड ऑफर। दैट मीन्स कि जो बस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे डीटीसी एंड द बेस्ट, के अलग अलग रूट्स में बस सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला कोई खड़ा हुआ है बस स्टॉप में, उसके पास पैसा होगा भी और वो देने के लिए तैयार है, ये माना जाता है तब जा करके तुम बस में बैठे हो। जब बस में बैठे हो, एक चक्की से दूसरा चक्की जाते हो, आप नहीं कह सकते हो कि हम पैसा नहीं देंगे, ऐसा हमारा बात नहीं हुआ था कंडक्टर के साथ, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। दिस इज इम्प्लाइड ऑफर। दैट मीन्स कि ये बस सेवाएं सर्विस प्रोवाइड करता है। तुमको कौन बोला तुम बैठने के लिए जाकर के, ज्यादा चतुर मत बनो, अब पैसा दो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। दैट मीन्स कि आप कहीं पे भी वर्ड्स में एक्सप्रेस करके बॉस कंडक्टर के साथ आप एग्रीमेंट नहीं किए हो, या फिर लिख करके व्हाट्सएप में, ए व्हाट्सएप में हम लिख रहे आगरे चक्का जाएंगे हैं, तब जा करके पैसा देंगे, बड़ा ऐसा नहीं है, थप्पड़ खाओगे बोल दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आप लिख करके कहीं पे बात नहीं हुआ, बट स्टिल देन ये इम्प्लाइड ऑफर है, हम बस चला रहे हैं और आप बैठ गए हो, तो आप पैसा देने के लिए रेडी हो, आप दोगे, ठीक है ना, यही बात। सिमिलरली और एक एग्जांपल है जो बता रहे हैं, कुली आपकी लगेज को पिकअप करता है, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन में, टैक्सी में, और आप इसको अलाउ करते हो, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट कि कुली एक सेवा ऑफरिंग करता है एंड आप एक्सेप्ट किए हो, तो एक इम्प्लाइड ऑफर है, आप उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। कुली बाहर माल लेता है, तो आप उसको अलाउ भी कर रहे हो ना। बाद में आप ये नहीं कह सकते हम तो बताए नहीं थे, अपना माल क्यों उठा के चले गए भाई, पैसा दो, हम नहीं देंगे, नहीं कह सकते, आप पैसा देना पड़ेगा, समझ में आई बात, किसी द थिंग। तो बीड एट एन ऑक्शन इज एन इम्प्लाइड ऑफर टू बाय, ये भी देखो, एक बीड इज एन ऑक्शन, एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन में जो बोली लगता है, इसको भी एक इम्प्लाइड ऑफर कहा जाता है, ठीक है ना। एक बोली जो आप लगा रहे हो, दैट इज इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ऑक्शन होने के लिए ही सब कोई बैठे हैं। तो नेक्स्ट रीड फिर से सेक्शन 9 वही कहता है कि इन सो फार सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन द वर्ड्स, दैट मीन्स कि इफ इट इज मेड इन द वर्ड्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड द एक्सप्रेस ऑफर, एंड इफ इट इज मेड अदर देन द वर्ड्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है ना। इसको इम्प्लाइड ऑफर हम कहेंगे, यही बात। टू हुम द ऑफर इज मेड, ऑफर किसको दिया जाता है, तो सेकंड क्वेश्चन इज दैट टू हुम, किसको ऑफर, किसको दिया जाएगा। सो लॉ के हिसाब से अन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना, ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको ये ऑफर दिए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसके पास अधिकार है ये एक्सेप्ट करने के लिए। थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करेगा तो हम लीगली बाउंड नहीं होंगे, ये बात है। हेंस हमको ये पता करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन सा पर्सन है जिसको ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई,
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे द पर्सन टू हुम ऑफर हैज बीन मेड? तो देखो, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एन ऑफर में बी स्पेसिफिक और जेनरल। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ऑफर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स फ्रॉम दिस व्यू। एक तो हो गया एक्सप्रेस ऑफर और इंप्लाइड ऑफर वर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब किसको दिया जा रहा है ऑफर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स हुए, एक तो है स्पेसिफिक, एक है जनरल। ठीक है ना? जब कोई एक ऑफर किसी एक डेफिनाइट पर्सन या फिर पर्टिकुलर ग्रुप को दिया जाता है, आप थर्ड ईयर को, हम कह रहे हैं सेकेंड ईयर को, या फिर हम कह रहे हैं मिस्टर राम रोल नंबर 19 को, तो जब एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को दिए जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। अंडरस्टैंड द पॉइंट? बिकॉज इट हैज allowed and given to the specific person or the specific group of the people, that's why it is specific offer। एंड ये एक्सेप्टेड हो सकता है डेफिनेट पर्सन के द्वारा ही। हम 19 नंबर बंदा को कह रहे हैं कि तुम बुक लेगा पैसा देगा, तो 19 नंबर बंदा ही बात करेगा। ठीक है ना? जो रोल नंबर है, हम उसको कह रहे हैं लड्डू देंगे भाई तुमको, तो जिसका रोल नंबर 19 होगा सिर्फ वही सुनेगा। ठीक है ना? तो दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन टू हुम इट हैज बीन मेड, या तो डेफिनेट पर्सन या तो पर्टिकुलर ग्रुप जिसको हम दे रहे वही सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, यही बात है। चलिए नेक्स्ट, और एक एग्जांपल है, ए ऑफर टू बाय सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी। तो ए ऑफर कर रहा है कि हम कुछ खरीदेंगे आपसे बी से एट ए सर्टेन प्राइस। तो दिस ऑफर इज मेड डेफिनाइट पर्सन बी को, देयरफॉर अगर गुड सप्लाई करता है पी, सो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है ना? बोल्टन एंड जोन्स के केस में ये हुआ था। दैट मीन्स कि ए और बी के बीच में आदान प्रदान हो रहा है कि ए कह रहा है हम बी से माल खरीदेंगे, अगले को पैसा देंगे। अब ये बात पी सुनता है, पी दे रहा है ए को माल और कह रहा है हमारा पैसा दो, नहीं तो हम फलाना ढिमका कर देंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो नहीं हो सकता है। तो जिसको हम ऑफर दे रहे हैं वही एक्सेप्ट करेगा। चलिए, अदर हैंड में देखें तो जेनरल ऑफर किसको कहा जाता है? ठीक है ना? जब ऑफर डेफिनेट पर्सन को नहीं दिया जाता है, बट इट इज made to the world at large। Understand the points? World at large or in the public interest, public in general, general publics को, to the universe। Understand the points? हम किसी को लिए भी ओपनली हम ऐलान कर रहे हैं, तो इट इज व्हाट कॉल्ड द जनरल ऑफर। समझ में आई बात? इसको हम जनरल ऑफर कहेंगे। सो नेक्स्ट, तो एक जनरल ऑफर एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय एनी पर्सन बाय फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जनरल ऑफर कोई भी एक बंदा एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये स्टैंडिंग ऑफर है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो जैसे कि ऑफर ऑफ रिवॉर्ड, हम जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, रिवॉर्ड देंगे मेड बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू फाइंडिंग द लॉस्ट आर्टिकल। हमारा खोया हुआ सामान जब वापस दे देगा, हम उसको इतना पैसा और उतना पैसा और उतना पैसा देंगे। समझ में आई बात? ये हो सकता है एक जनरल ऑफर। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सर्टन एग्जांपल ले लेते हैं कि बी इश्यूज ए पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, बी एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं टू द इफेक्ट दैट कि ही वुड पे ₹100, वो ₹100 देंगे कोई भी बंदा जो उसकी मिसिंग डॉग, ओहो हो खोया हुआ कुत्ता। ठीक है ना? कुत्ते खोए गए भाई, उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं लोग। अब देखिए, अपना बच्चा खो जाता है इंडिया में। ठीक है, चलिए जो भी है, तो दैट मीन्स कि मिसिंग डॉग को जो भी ढूंढ करके लाएगा हम ₹100 देंगे। ठीक है ना? तो ये एक जनरल ऑफर है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन ला करके दे सकता है और एक कौन एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स कि कौन हमारा काम कर देगा, ये हमको पता नहीं है। सो वही बात कि एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की कोई भी बंदा आकर के इसको एक्सेप्ट कर सकता है, और बाय फाइंडिंग द लॉस्ट डॉग। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो वो जब उसका जो खोया हुआ कुत्ता वापस अगर ला करके देगा, तब जाकर के वो एक्सेप्ट किया हम मानेंगे। इसे थोड़ा टेक्निकल बात है जनरल में। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि वो ₹100 देंगे किसी को भी, एनीवन जो कि कॉन्टैक्ट्स इन्फ्लुएंसर आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल ऑफ द कंपनी। अच्छा चलिए, ये बहुत एग्जांपल लंबा हो गया। नेक्स्ट, लीगल रूल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के लीगल रूल्स क्या हो सकते हैं? ठीक है ना? सबसे पहला बात है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन क्या बनने वाले थे, थोड़ा ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन क्या बनने वाले थे। सिंपल बात है, सबसे पहले की व्हाट इज एन ऑफर। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो यही बात है, व्हाट इज एन ऑफर and which are the legal rules। Understand the points? Which are the legal rules for a valid offer। एक वैलिड ऑफर्स के लिए लीगल रूल्स क्या हो सकते हैं, ये बात था। ठीक है ना? तो ये हो सकता है इसका सवाल। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हिच आर द लीगल रूल्स दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद फॉर मेकिंग एन ऑफर लॉफुल, एंड इट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ इफ वी फॉलो द सर्टेन कंडीशंस। ये कंडीशंस अगर हम फॉलो करेंगे तो हम उखाड़ देंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के बाद में बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये बात है। ठीक है ना?
तो लीगल रूल्स पे वैलिड ऑफर एक बार देख लो। तान ऑफर और प्रपोजल मेड बाय ए पर्सन कैन नॉट लीगली बी रिगार्डेड एक्सेप्ट अनलेस यू सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर हम जो कंडीशन पे बात करेंगे उसको फुलफिल नहीं होगा, कुछ कंडीशन है जिसको फुलफिल हम नहीं करेंगे तो वो आगे जाकर के प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 बात, ऑफर मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो सबसे पहले जो आपकी ऑफर कर रहे हो दैट मोस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशन क्रिएट करने की उद्देश्य में हम आप काम कर रहे हो तब जाकर के होगा। तो एक ऑफर हम उसको नहीं मानेंगे प्रोमिज, ठीक है ना, लीगली प्रोमिस नहीं मानेंगे अनलेस इट हैज बीन मेड विद ए व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप मतलब आप बिजनेस करने के लिए रियली वाकई आप बिजनेस करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब जाकर के होगा, ठीक है ना। अब सोशल इनविटेशन नहीं होता है, जैसे कि मतलब शादी का इनविटेशन, डिनर इनविटेशन देख रहे हैं बाद में एग्जाम्पल, फिर भी बता रहे हैं उस सब के लिए नहीं होगा। यू मस्ट हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप बिकॉज जनरली बिजनेस लॉ बिजनेस के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो वेरी पर्पज टू एंटरिंग एन एग्रीमेंट इज टू मेक एनफोर्सेबल एट द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सीधा बात है, अब जो ऑफर हम दे रहे हैं वो कोर्ट में जाकर के कल मान्य होगा, उसके लिए ही किया जाता है ऑफर। तो वही बात है, एक सोशल इनविटेशन कभी भी हो नहीं सकता है एक लीगल ऑफर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सोशल इनविटेशन इज एक्सेप्टेड, अगर वो इनविटेशन एक्सेप्ट हो भी जाते हैं सोशल इनविटेशन, तो यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। जैसे हम बता रहे हैं फॉर एग्जांपल, ए इनवाइट कर रहा है उसकी फ्रेंड को बी टू डिनर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, डिनर पे बुला रहा है, बी एक्सेप्ट करता है इनविटेशन। अगर बी फेल्स होता है कि चलिए अब मूड नहीं रहा, शाम तक तो ठीक था लेकिन रात को मूड नहीं रहा, तुम यार तुम अपना देख लो, हम तो जा रहे हैं, हम खाने किसी को नहीं दे रहे हैं, ऊपर से खा के चाउमीन चला गया। तो यहाँ पे ए कोर्ट का सहारा नहीं ले सकता कि उसकी लॉस, मेरा वक्त टाइम और पैसा बर्बाद हुआ यहाँ तक आने के लिए, ऐसा वो नहीं कह सकता है, ठीक है ना। तो सोशल एग्रीमेंट में ये प्री अजम्पशन की वो कभी भी लीगल एग्रीमेंट में जाने के लिए नहीं चाहते हैं, ये माना जाता है, दैट इज अ प्री अजम्पशन। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सही बात, जैसे कि शादी में इनवाइट किया गया, अब कहोगे अब तो मूड नहीं रहा, हम तो शादी नहीं करेंगे, तो जो लोग आए थे वो दे कैन नॉट सू अगेंस्ट यू, ठीक है ना, फॉर दैट टाइम एंड एफर्ट्स एक्सेट्रा, वो कर नहीं सकते हैं। तो वही बात है। तो ये वाला पॉइंट हम पहले से बताए थे इन द केस ऑफ बल्फर एंड बल्फर, ठीक है ना। बल्फर एंड बल्फर केस में क्या हुआ था थोड़ा बता दे रहे हैं। ये दोनों में बल्फर एंड बल्फर मतलब बल्फर करके एक तो बिजनेस या बंदा है, फिर से बल्फर करके एक तो बंदा है, ये दोनों के केस में हुआ था। तो उस दोनों में क्या होता है कि बिजनेस का डील हुआ था, अंडरस्टैंड, बिजनेस का डील हुआ था, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन से लिखा हुआ था कि कोई भी किसी को लीगली रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता है, लीगली रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन एक क्लॉज वहीं पे लिखा हुआ है कि वी कैन नॉट बाइंड लीगली, तो वो सोशल हो गया वन टाइप ऑफ, अंडरस्टैंड। सो विद द लव एंड अफेक्शन जो एग्रीमेंट किए जाते हैं या फिर ऑफर किए जाते हैं, वो कभी भी जा बाद में जा करके आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं प्रूव कर सकते हो। समझ में आई बात। नंबर 2, यहाँ पे देखो, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टन डेफिनेट एंड नॉट वैग। तो आपके जो टर्म्स है, जो कंडीशन है, दैट मस्ट बी सर्टन, दैट मीन्स अनसर्टन नहीं होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, डेफिनाइट, इंडेफिनाइट नहीं होना चाहिए, वैग, दैट नॉट वैग, दैट मीन्स वो क्लियर होना चाहिए, कोई ब्लर विजन नहीं होना चाहिए, कोई डाइवर्सिफाई आपकी जो मीनिंग नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। तो नॉट वैग, दैट इज व्हाट कॉल्ड वेरी मच क्लियर, कंक्रीट एंड कॉन्सेप्चुअल। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता अगर टर्म आपकी ऑफर बहुत वेग हो जाएगा, लूज है या फिर इंडेफिनाइट है, दैट मीन्स कि वहां पे कोई लूपहोल है, ठीक है ना, वो फॉल्सिफाई प्रूव हो रहा है, या फिर इंडेफिनाइट है, अगर वो डेफिनाइट नहीं है तो यहाँ पे बन नहीं सकता, ऑफर आगे जाकर के काम नहीं कर सकता, ठीक है ना, यही बात। रीजन क्या है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ऑफर आप कर ही रहे हो, अगर वेग और लूज और अनसर्टन रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगले को टू व्हाट एग्जैक्टली द पार्टीज इंटेंड टू डू, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अगर एक अनक्लियर या ब्लॉर कंसेप्ट होगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो वो सामने वाला पार्टी समझ ही नहीं पाएगा, तो एग्जैक्टली हमको क्या करना है कभी लॉ में जाकर के साबित नहीं कर सकते हो। दैट्स वाई एक ब्लॉर विजन या फिर ब्लॉड मीनिंग वाला, ठीक है ना, एक अनक्लियर मीनिंग वाला प्रोमिस आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कर रहे हैं, ए प्रोमिस कर रहा है कि हम खरीदेंगे वन और मोर हॉर्स फ्रॉम बी, तो बी से हम एक और उससे ज्यादा, एक तो ये हो गया भाग, अब सर्टन करो एक या दो, यहां पे एक प्रॉब्लम आया, अगर वो घोड़े, इफ द हॉर्स परचेज्ड अर्लियर प्रूव्स लकी, अगर हम खरीदेंगे उससे एक या दो घोड़े, यहां तो एक प्रॉब्लम हुआ कि वन और मोर आप कह दिए, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। नंबर 2 प्रॉब्लम इसमें क्या है, हम पिछले जो घोड़ा खरीदे अगर वो लौकी साबित होगा,
ठीक है ना, दैट मीन्स कि बोल लो कि साबित होगा, रेस में जीत जाएगा, तो हम जाकर के आगे आपसे घोड़ा खरीदेंगे। तो यहाँ पे आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, वो लॉकी होगा अनलॉकी होगा, कुछ नहीं पता चल रहा है। दैट्स वाई ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आगे जाकर के नहीं हो सकते हैं, तो आपकी ऑफर ही यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रोमिस एनफोर्स नहीं हो सकते हैं अगर लूज होगा या फिर भेग होगा, यही बात है। और यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है जहां पे एग्री टू कर रहा है सेल द कार टू बी ₹30,000 आफ्टर मेकिंग नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। फिर से एक एग्जाम्पल है कि ए कह रहा है बी को हम अपना कार बेच देंगे कितना में ना 30,000 में बेच देंगे नेसेसरी रिपेयर्स के बाद। नाउ व्हाट आर द नेसेसरी रिपेयर्स, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड, ये एक तर्क का विषय, ये कभी प्रूव ही नहीं किया जा सकता कि नेसेसरी रिपेयर्स क्या है, टायर है या फिर इंजन है वगैरह, तो ये जाकर के आगे वैलिड नहीं हो सकते हैं, यही बात है, ठीक है ना। हाउएवर टर्म्स ऑफ द ऑफर आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, तो टर्म्स ऑफ द ऑफर जो होता है वो सर्टन कंडीशंस में आप डेफिनाइट या सर्टन प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। द ऑफर इज नॉट रिगार्डेड एज द बैग, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, यहाँ पे देख लो, ए बी को कह रहा है कि 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल हम आपको बेचेंगे, 100 क्विंटल्स ऑफ द ऑयल बेचेंगे। नाउ ऑफर इज अनसर्टन कि आप कौन सा ऑयल बेचेंगे उसमें तो बात ही नहीं हुआ, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। बट ए डीलर है सिर्फ कोकोनट ऑयल की, क्योंकि वो कोकोनट ऑयल का ही डील है और कह रहा है कि हम 100 क्विंटल्स या फिर 100 टन्स का हम आपको तेल बेचेंगे, दैट मीन्स कि ही मस्ट बी सेलिंग द कोकोनट ऑयल ओनली। तो यहाँ पे ये सर्टन है और ये वैलिड ऑफर हो सकता है, ठीक है ना। तो वैलिड जो टर्म है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की, वो कहाँ पे डेफिनेट कहाँ पे इंडेफिनेट होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन आल्सो, ठीक है ना। समटाइम पार्टीज एग्री टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन सम फ्यूचर डेट, कुछ फ्यूचर डेट में पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने की एग्री करते हैं, तो ये एग्रीमेंट दैट मीन्स कि हम आगे जाकर के राजी होंगे। देखिए एक्शन ऑन फ्यूचर डेट दैट मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स कि आज एग्री हो रहे हो, कुछ एक काम बाद में करेंगे, दैट मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, वो हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हो कि देखेंगे सोचेंगे हम बाद में जाकर के एग्री करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं है, लॉ के द्वारा लिखा गया है, बिकॉज ये बिल्कुल आपकी अनसर्टन है, आपकी जो कंडीशंस, बिकॉज आप अभी तक सेटल नहीं हुआ है, ठीक है ना। द लॉ डजंट अलाउ मेकिंग एन एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, तो टू एग्री इन फ्यूचर बाद में जाकर के आप राजी होगे, उसके ऊपर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। टुडे इफ यू हैव एग्रीड यू कैन टेक एन एक्शन इन द फ्यूचर, तो हम दो एग्री कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगले 7 महीने में हम ब्रिज को बनाएंगे, तो ब्रिज बनेगा 7 महीने के अंदर, लेकिन हम आज एग्री कर रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते कि 7 महीना बाद हम एग्री होंगे ब्रिज बनाएंगे कि नहीं, दैट कैन नॉट बी एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट मस्ट बी टुडे, एक्शन में बी इन फ्यूचर डेट। तो लोटस और रॉबर्ट में क्या बात हुआ, देखो कोई एक एक्ट्रेस था एंगेज ऑन द प्रोविनियल, कोई एक एक्ट्रेस था, ठीक है ना, तो कोई प्रोविंशियल टूर में उसको एंगेज किया गया, एंड वो actress will be engaged at a certain salary mutually agreed upon, it was held that there was a contract at the same time not definite। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है कि कोई एक्ट्रेस है जो कि परफॉर्म करेगा किसी और पार्टी के लिए, और यहाँ पे लिखा गया कि लंदन में वो म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा, एग्रीड होंगे कि कितने सैलरी होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि फ्यूचर में जाकर के कुछ कंडीशन एग्री होगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और उसके लिए आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पास नहीं हुआ कोर्ट में, समझ में यही बात। तो आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा सारे के सारे टर्म कंडीशन, परफॉर्म आप बाद में कर सकते हो। नेक्स्ट तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है, ठीक है ना, 3 नंबर पॉइंट कहता है कि ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मियर डिक्लेरेशन ऑन ऑफ इंटेंशन, ठीक है ना। इंटेंशन को आप डिक्लेयर कर रहे हो, दैट इज नॉट एन ऑफर, समझ आई बात। तो आपकी आपकी सिर्फ जो इच्छाएं आप व्यक्त कर रहे हो कि हमको एक गाड़ी खरीदने की मन है, दिस इज नॉट एन ऑफर। तुम्हारा घर हमको बहुत अच्छा लग रहा, हम खरीदने की सोच रहे हैं, दिस इज नॉट एन ऑफर। हम आपकी घर खरीदेंगे 50,000 रुपया में, हम ये लिख के दे रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, दिस इज व्हाट कॉल्ड एन ऑफर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो आपकी इंटेंशन और डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन एंड ऑफर, उसमें डिफरेंसेस हैं, ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, यही बात है। समटाइम्स क्या होता है, कोई एक पर्सन एक स्टेटमेंट देता है कि विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग द बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, तो उसको लीगली रिलेशनशिप पे घुसना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट मजाक मजाक में ऊपर ऊपर में बोल दे रहा है कि हमारा इच्छाएं हैं, अंडरस्टैंड, दिस इज इंडिकेट ओनली द विलिंगनेस, उसका विलिंगनेस को दर्शाता है, ठीक है ना, टू नेगोशिएट समथिंग और टू एन ऑफर। इस जगह में ऑफर नहीं है,
यहाँ पे कोई सर्टन ऑफर नहीं है। एन ऑफर विल बी मेड और इनवाइटेड इन फ्यूचर, ठीक, यही बात है। तो सर्टन ऑफर यहाँ पे नहीं बन पा रहे। तो कुल मिला के सीधा बात यही है कि आप अपना इंटेंशन को दर्शा रहे हो, तो दैट इज नॉट एन ऑफर। आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आप एक लीगल इंटेंशन है कि इफ यू विश टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके लिए आप सर्टन टर्म एंड कंडीशन के साथ आप बता रहे हो कि आप ये काम करेंगे, दैट विल बी द रिगार्डेड एज द ऑफर। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो अन ऑक्शनियर, एक ऑक्शनियर है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं न्यूज़पेपर में कि दैट ए सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, उसके ऑफिस फर्नीचर सेल होगा ऑन ए सर्टन डेट, ठीक है ना। तो कोई एक डेट पे उसका ऑफिस फर्नीचर सेल होगा, ये बात है। तो कोई एक पर्सन, अंडरस्टैंड, एक पर्सन विथ एन इंटेंशन टू बाय फर्नीचर, एक पर्सन रहा जो कि इसको फर्नीचर खरीदने का मन है, वो उस जगह में आकर के पहुंच गया, और वो भी एक डिस्टेंस बहुत दूर से, ठीक है ना, जहां पे ऑक्शन होने वाला था वहां पे पहुंच गया। बट ऑक्शन उस दिन हुआ नहीं, ऑक्शन कैंसिल्ड हो गया ना। जो बंदा आया था बहुत दूर से, वो ये उसको केस नहीं कर सकता, ऑक्शनियर जो थे उसको केस नहीं कर सकता उसकी लॉस ऑफ टाइम एंड द एक्सपेंसेस के लिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हुआ था, मेयर दिस इज एन डिक्लेरेशन एंड इंटेंशन टू होल्ड द ऑक्शन, ठीक है ना। ये हारिस वर्सेस डब्ल्यू नियवर्सन, ये के अंदर में हुआ था। ये सब के सब केस स्टडी है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो प्रैक्टिकल केस स्टडी जो होता है वही उसके हिसाब से जो लॉ आया है उस पर ही एग्जाम्पल बनता है ज्यादातर की बात। तो हारिस वर्सेस डब्ल्यू नियवर्सन में क्या हुआ था ना, कहीं पे ऑक्शन होने वाला है कुछ जगह में, तो दूर से कोई आया और कह रहा ऑक्शन तो नहीं हुआ, मेरा पैसा खर्चा हुआ, हम आए थे उसको अटेंड करने के लिए। तो कहीं पे बिड नहीं लगा, तुम ऑफर नहीं किए, कोई एक्सेप्ट नहीं किया, समझ आई बात। तो यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है कि किसी को डैमेज फुलफिल करें, समझ आई बात, दिस इज द थिंग। सिमिलरली और क्या हो सकता है, ए नोटिस दैट गुड्स विल बी सोल्ड बाय द टेंडर, टेंडर के द्वारा गुड्स सेल होंगे, ये एक नोटिस दिया जाता है। ये डजंट अमाउंट टू एन ऑफर, ये भी एक ऑफर नहीं होता है। इन रियलिटी दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब एक पर्सन टेंडर कर रहा है, ठीक है ना, टेंडर कर रहा है, इट इज ओनली एन अटेम्प्ट टू ascertain whether an offer can be obtained with such a margin as the seller willing to adopt, ठीक है ना। तो कोई एक टेंडर की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, देखो टेंडर में क्या होता है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ए अप्लाई करता है, बी अप्लाई करता है, सी अप्लाई करता है, और जिसको कम पैसा में जो काम करेगा हमको ये मतलब ऑफर करता है, हम उसको काम देते हैं। दैट मीन्स कि ये सिंपली हम एक चेक कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट। टेंडर लगाए में हम चेक करें कि कौन सबसे कम दाम में कम पैसा में काम हमारा कर देगा। तो यहाँ पे ऑफर हुआ नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, हम सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, समझ आई बात, तो यही बात है। तो जो टेंडरर्स होते हैं, बाय सबमिटिंग देयर टेंडर मेक ऑफर्स एंड इट इज द पर्सन इनवाइटिंग द टेंडर टू एक्सेप्ट देम और नॉट। तो जो टेंडरर्स होते हैं जो काम करेंगे, वो जब वो टेंडर अप्लाई करते हैं तो वो ऑफर कर रहे हैं। अब जो काम करवाने वाला है, जो क्लाइंट है, वो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इनकेस ऑफ और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि फरीना वर्सेस फिकस। फरीना और फिकस में क्या हुआ, फिकस में क्या हुआ था, ए फादर लिखता है टू वुड बी द सन इन लॉ, जो सन इन लॉ उसको होने वाला है उसको लिखता है कि हमारा जो डॉटर है वुड हैव ए शेयर ऑफ व्हाट ही लेफ्ट, इट वाज हेल्ड दैट द लेटर वाज मियर स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंशन। बाप रे, ये कैसा कैसा काम चल रहा है, ये कौन सा कंट्री में हो रहा है भाई। परीना वर्सेस फिकस, देखो परीना वर्सेस फिकस के केस में क्या हुआ। अब एक बाप होता है, बाप कह रहा है कि अगले को जो होने वाला है उसका दामाद है, उसको कह रहा है कि देखो बाबू, हम हमारे बेटी को अगर शादी करोगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो हम मेरा हिस्सा जो होगा, एक शेयर होगा, हमारे बेटी के नाम में रहेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो मेरा जो भी मतलब छोड़ के जाएंगे इस धरती से, जब भी हम जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, कौन सा उखाड़ के जाएंगे, तो जो भी हम संपत्ति छोड़ के जाएंगे, माल छोड़ के जाएंगे, तो इस बेटी के नाम पे कुछ हिस्सा हो जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो पर्सन है, जो फादर है, वो होने वाला जो सन इन लॉ है, दामाद है, उसको ये नहीं कह रहे कि हम तुमको देंगे, मेरा बेटी के नाम पे हो जाएगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, थोड़ा आधा हिस्सा हम तुमको देंगे, यहाँ पे नहीं कहा गया। दैट मीन्स कि ये भी कोई ऑफर नहीं है, दिस इज व्हाट कॉल्ड मियर इंटेंशन, एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंशन। तो एक्सप्रेशन ऑफ द इंटेंशन कभी भी ऑफर नहीं आ सकता। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इनविटेशन टू ऑफर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इनविटेशन टू ऑफर इज ए डिफरेंट थिंग एंड ऑफर इज ए डिफरेंट थिंग, समझ आई ये बात। तो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद जाकर के हम काम करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, एक कंपनी है, ठीक है ना, एक कंपनी है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट करता है शेयर्स इशू के लिए, ठीक है ना, शेयर्स इशू के लिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट करता है। नाउ ये जो बात है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, दैट मीन्स दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज नॉट एन ऑफर।
बाद में क्या होता है, जो पब्लिक होते हैं, यहाँ पे देखो लुक एट हियर, सो पब्लिक जो पर्सन्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे मे अप्लाई, वो अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि हम खरीदेंगे करके ये अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हुआ ऑफर। अगर कंपनी एक्सेप्ट करेगा तो कंपनी फिर बाद में जाकर के शेयर इशू हो सकते हैं। तो दैट मीन्स द ऑफरर आर द पब्लिक, ये पब्लिक जो रहे वो ऑफरर अभी रहे, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, कंपनी एक्सेप्ट कर रहा है। अभी हम जो एडवर्टाइजमेंट दिए वो क्या है, वो ऑफर नहीं है। आप ऑफर करोगे करके हम एक इनविटेशन दे रहे हैं। अब समझ में आई बात। आप ऑफर करो, हमको मांगो शेयर, हो सकता है हम दे देंगे, हो सकता है नहीं भी देंगे, क्योंकि शेयर रिजेक्ट भी हो जाता है। वो डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स कि आपको शेयर मिलेगा ना मिलेगा, प्रोराटा बेसिस मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेंगे आपको शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। सो आप इन ऑफर दे सकते हो, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो दैट मीन्स कि व्हाट हम एडवर्टाइजमेंट जो दे रहे हैं दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर, ये दोनों में फर्क होना चाहिए। जो एक अन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दिस टू थिंग्स, रिसीव एन ऑफर टू मेक एन ऑफर। तो यहाँ पे जो हम चीज बताएं, दिस इज रिसीव एन ऑफर और टू मेक एन ऑफर। हम ऑफर रिसीव करने के लिए या फिर मेक करने के लिए हम यहाँ पे बात की, और टू नेगोशिएट, और यू कैन नेगोशिएट, जैसे कि OLX में, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो OLX में कोई गाड़ी को डिस्प्ले किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है कि हम OLX में सेकंड हैंड गाड़ी जो है बेच देंगे। तो जो बीड लगा रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, ये ऑफर कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, पब्लिक ऑफर कर रहे हैं। अगर ये एक्सेप्ट करता है तो ये गाड़ी बेचा जाएगा। दैट मीन्स कि OLX में जो एडवर्टाइजमेंट दिया है दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट एग्जैक्टली ऑफर। क्योंकि हो सकता है आप 50,000 में खरीदोगे बोल रहे हो, अगला रिजेक्ट कर देगा। समझ में आई बात। तो ऑफर टू इनवाइट एन ऑफर इज कॉल्ड द इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, लुक एट हियर। तो ये केस में क्या होगा, इनविटेशन और टू ऑफर, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कि सेंडिंग आउट द इनविटेशन टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी सच इनविटेशन। दैट मीन्स कि इनविटेशन टू ऑफर में क्या हो रहा है, किसी को डायरेक्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है, इसमें आप ऑफर करो, हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, इस चीज का इनविटेशन दिया जा रहा है। ठीक है ना। ऑन अदर हैंड क्या हो रहा है, देखो, ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ऑफर जनरली अगर हम कर रहे हैं घर बेचेंगे आपको, दैट इज फाइनल एक्सप्रेशन होता है, दिस इज द फाइनल विलिंगनेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और वहां पे जाकर के आप वुड बी बाउंड बाय हिज प्रॉमिस, उस प्रॉमिस में जाकर के आप लीगली बाउंड होते हो। ठीक है ना। जो पार्टी सामने वाला है वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर में क्या बात है, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सिंपली इंफॉर्मेशन ही आपको शेयर किया जा रहा है। आप हमसे नेगोशिएट कर सकते हो, आप हमें कुछ डिमांड कर सकते हो, समझ में आई बात, जो कि हम बाद में जाकर के एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे सोचेंगे, ये बात है। तो इनविटेशन टू ऑफर इन द लाइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ, दैट इज नॉट एन ऑफर। नेक्स्ट देखो, अभी एग्जांपल लगाएंगे, तरह तरह के एग्जांपल। नंबर 1 एग्जांपल, शॉपकीपर जनरली क्या होता है, डिस्प्ले बोर्ड में डिस्प्ले करके रखता है उसका वेजिटेबल्स, या फिर उसकी बुक्स, बुक स्टॉल में बुक्स होता है, समझ में आई बात, या फिर शॉपिंग मॉल में चले जाओ कपड़े होते हैं, तो रखे गए हैं, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। आप कहो खरीदोगे कि नहीं, हम एक्सेप्ट करेंगे तो अलग बात है। तो यहाँ पे कुछ शोकेस में चीजें रखे हुए हैं, बुक्स रखे गए हैं मानव की स्टॉल में, ठीक है ना। तो उनके जो गुड़ में शोकेस में रखा गया है उसमें प्राइस टैग अटैच होते हैं, प्राइस टैग अटैच होते हैं, ठीक है ना, यही बात है। तो शॉपकीपर ये केसेस में नॉट मेकिंग ऑफर, किसी को ऑफर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो कि आप तुरंत एक्सेप्ट कर दोगे। अगर प्राइस टैग भी लिखा हुआ है, ये बुक्स है, बुक्स में प्राइस में भी लिखा हुआ है, या फिर जो कपड़ा है उसमें भी प्राइस लिखा हुआ है, देन ऑल्सो इट इज नॉट ऑफर ऑन ए सर्टन प्राइस। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो ये क्या चीज है ना, आप ऑफर करो हमें, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, हम खरीदेंगे करके आप बताओ, देन हम सोचेंगे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। आप किस उसको बाउंड नहीं कर सकते हो, जो रेट लिखा हुआ है डिस्प्ले बोर्ड में उसी रेट में उस कपड़ा को आप लेकर के जाओगे या फिर बुक को लेकर के जाओगे शोकेस से, ये आप कभी भी उसको कंपेल या फिर फोर्स नहीं कर सकते हो। समझ आई बात। तो सिमिलरली जहां पे कोटेशन दे रहे या फिर कैटलॉग है, दुकान में कैटलॉग होता है या फिर कोटेशन दिया जाता है या फिर प्राइस लिस्ट या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट दिया गया है न्यूज़पेपर में, ये सारे के सारे कभी भी आ, मतलब ऑफर नहीं होते हैं। सिंपल सिंपली जो प्रोस्पेक्टिव बायर होंगे, अंडरस्टैंड, जो प्रोस्पेक्टिव बायर होंगे उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये दिया गया है।
तो प्रोस्पेक्टिव बायर्स में कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, आप हमें ऑफर करो हम तब बेचेंगे। तो यहाँ पे हमेशा याद रखो, बायर जब मांग रहा है तो बायर इज द ऑफरर एंड सेलर इज द एक्सेप्टर, वो बाउंड नहीं है उसी प्राइस में देने के लिए भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा देखो, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस वुड्स केस केमिकल लिमिटेड, ये केमिस्ट लिमिटेड, ये दोनों चीज में क्या हुआ देखो एक बार। तो दो कंपनी है, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी एंड द वुड केस केमिस्ट लिमिटेड। इसमें गुड्स डिस्प्ले हुआ था शॉप में सेल के लिए, ठीक है ना, प्राइस टैग वहां पे लगा हुआ था। तो कस्टमर आता है और कुछ गुड्स सिलेक्ट करता है, ठीक है ना, कैशियर के पास पेमेंट के लिए जाता है। इसमें केस क्या हुआ देखो, जाता है तो इट वाज हेल्ड दैट कि जो प्राइस में लिखा हुआ था उस प्राइस में उस गुड्स को देने के लिए मना कर दिया, और अगला उसमें केस भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक्सेप्टर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हम लिखे थे मूड नहीं है तो क्या बात है, नॉट लाइक दैट, बट एग्जैक्टली थिंग इज दैट कि हो सकता है प्राइस चेंज हो गया वगैरह, अंडरस्टैंड द पॉइंट, तो फाइनली वो डील कर सकता है। या फिर हमको ये स्टॉक अभी बेचना नहीं है तो यू कैन नॉट सू, ठीक है, यही बात है। तो बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट जाकर के हो नहीं पाया, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिमिलरली ए प्रोस्पेक्टस टू इशू बाय ए कंपनी, ये चीज हम तुरंत अभी बताए थे। तो एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो जो शेयर होल्डर से जो पब्लिक है, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर, पब्लिक जो है अगले जाकर के हमको इनविटेशन दो। जो पर्सन फिलअप करेगा ये वाला फॉर्म फिलअप करेगा, फिलअप करके फिर अगला क्या करेगा, बैंक के जरिए कंपनी को दिया जाता है, ठीक है ना, बैंक में फिलअप करके पैसा यहाँ पे भर दिया जाता है और बैंक जाकर के अगला कंपनी को देगा। नाउ कंपनी में बैठे हैं कौन, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि जो एप्लीकेशन दिया था, इस बंदा जो एप्लीकेशन दिया था उसको शेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, वो कंपनी डिसाइड करेगा। समझ में आई बात। हो सकता है आपको शेयर्स आपको एक्सेप्ट हो जाए फुल्ली, या फिर पार्शियली एक्सेप्ट होगा, या तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो सिंपली अगर ऑफर कर रहे हो अलग बात होता है, लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आप ऑफर करो, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इनविटेशन ऑफ ऑफर, ठीक है ना, ये बात है। तो नंबर 5 कॉन्सेप्ट क्या है देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, सवाल क्या है ना, व्हिच आर द लीगल रूल्स एंड व्हिच आर द प्रोविजंस दैट मस्ट बी कंप्लाइड टू मेक एन वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है ना, यही पढ़ रहे हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सबसे पहले तो ऑफर कम्युनिकेटेड हो जाना चाहिए। तो ये है कि बात, अब अगले को बताओ यार, आप ऑफर कर रहे हो करके अगले को बताओ, नहीं तो एक्सेप्ट हो भी जाएगा ना, तब भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड, नाउ ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो एक्सेप्टेंस में जाकर के हम पढ़ेंगे। तो एक ऑफर मोस्ट भी कम्युनिकेटेड होना चाहिए जो पर्सन को हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सामने वाला को ये कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि प्रोपोजल एम्फासाइजेस द फैक्ट बाय सेइंग दैट व्हेन, तो सबसे पहले डेफिनेशन में क्या लिखा गया था देखो, सबसे पहले डेफिनेशन में ना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू अब्सटेन, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और टू डू समथिंग, दैट मीन्स कि ये सिग्निफाई कर रहा है, मीन्स दैट कि ऑफर तब कंप्लीट होंगे जब इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी फॉर द एग्रीमेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। जो ऑफरर का ऑफर तब जाकर के कंप्लीट हो रहा है जब उसको कम्युनिकेट किया जा रहा है। यूं नहीं कि पीछे के देकर के आए हो बी को, आप तो घर बेचोगे बोले थे, बी चला गया पीछे, पेड़ के कान में बोल दिए अरे बी हम तुम्हारा घर खरीदेंगे, पेड़ का कान थोड़ी होता है, बी को तो तुम बताया ही नहीं, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये होता है। तो यू शुड नोट दैट कि पर्सन्स कैन एक्सेप्ट द ऑफर ओनली व्हेन यू नो अबाउट इट, ऑब्वियसली जब अगला को पता होगा तब ना वो एक्सेप्ट करेगा। अगर ऑफर कोई एक्सेप्ट हो गया विदाउट हिज नॉलेज, तो यहाँ पे आपका कोई लीगल राइट नहीं होता है एक्सेप्टर का, ठीक है ना। अगर ऑफर एन ऑफर एक्सेप्टेड विदाउट हिज नॉलेज डजंट कन्फर एनी लीगल राइट्स ऑन द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के ऊपर आप लीगल राइट्स भी नहीं दे सकते हो। सो देयर कैन बी नो वैलिड एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज नॉलेज ऑफ द ऑफर, तो ऑफर की नॉलेज होना चाहिए। सो यू आर मेकिंग एन ऑफर दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द प्रॉपर चैनल as laid down by the law, understand the points, then only you can claim anything in future, ठीक है। नेक्स्ट वीक क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है देखो केस स्टडी के हिसाब से, तो एक बार केस स्टडी करते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, चलो देखते हैं। तो इन द केस ऑफ फीच एंड स्नेडकार, ठीक है ना, अंडरस्टैंड द पॉइंट, फीच एंड स्नेडकार में क्या हुआ ना, जो एस था, एस मतलब स्नेडकार, वो ऑफर कर रहे हैं कि एक रिवार्ड देंगे हम टू एनी पर्सन हु रिटर्न्स इज लॉस्ट डॉग को जो भी रिटर्न कर देगा। अब एप क्या करता है कि डॉग विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द ऑफर ऑफ द रिवार्ड, रिवार्ड उसको पता नहीं था, ठीक है ना,
तो रिवॉर्ड की अनाउंस हुआ, ठीक है ना, एस अनाउंस किया रिवॉर्ड के ऊपर, ये जो सिनेडकार थे, तो फिश जा करके उसकी डॉग को ढूंढ के लाते ही हैं, लेकिन उसके रिवॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। तो एप को नहीं मिलेगा वो रिवॉर्ड, बिकॉज जब अब बात हुआ था तब एप को रिवॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंड, तो एक्सेप्टर के पास ये लीगल राइट है कि वो रिवॉर्ड नहीं दे सकता है, यही बात है, ठीक है। ये एक बात था, क्योंकि आपको रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं है, आप बस वैसे ही डॉग ढूंढ करके ला दिए, हम तो कम्युनिकेट नहीं किए। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट केस क्या होता, लालमान एंड शुक्ला, ठीक है ना, लालमान शुक्ला एंड गौरी दत्त के बीच में। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, गौरी एक सर्वेंट सेंट हिज सर्वेंट टू ई टू ट्रेस आउट हिज लॉस्ट निफ्यू, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, उसका निफ्यू जो है वो फिर से वही खो गए थे। व्हेन द सर्वेंट हैड लेफ्ट, तो जी गौरी अनाउंस करते हैं रिवार्ड 501, ठीक है ना, 501 रिवार्ड आप करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी बात वही हुआ था, तो कोई मेरा निफ्यू को ढूंढ दो, ये बात हुआ था, लेकिन उसकी जो सर्वेंट था वो निकल चुका था ऑलरेडी ढूंढने में। उसके बाद ये 501 रुपया रिवार्ड एनाल करते हैं, समझ में आई बात। लेकिन बाद में जाकर के जब आए उस बॉय को ढूंढ करके, तो जो लालमन शुक्ला था वो कह रहे हैं कि हमको क्लेम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यही बात है। क्योंकि रिवॉर्ड ही बाद में डिक्लेयर हुआ था, आप बच्चा को ढूंढ करके अगर ला भी दोगे तब भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको कम्युनिकेटेड नहीं हुआ था, आप सुने नहीं थे। सो एक अनसुना चीज है, काम तो कर दिए, बात सही है, लेकिन यहाँ पे आप उसको एंटरटेन नहीं कर सकते, यही बात है। अच्छा, ये दोनों सिमिलर था, चलिए इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं। ए राइट्स लेटर टू बी एट बॉम्बे ऑफरिंग टू सेल हिज हाउस, तो ए एक लेटर लिखता है बी को कि हमारा बॉम्बे में जो घर है उसको हम बेच देंगे। तो ये लेटर मिसप्लेस हो जाता है, कहीं पे जाकर के मिसप्लेस हो जाता है, एंड इट नेवर रीचेस टू बी, कभी भी बी के पास नहीं पहुंचता है। बट क्या होता है, एक कॉमन फ्रेंड पी जो है उससे इंफॉर्मेशन पा करके बी आकर के उस लेटर को मतलब जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो बी सेंड्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू ए, इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो सकता, अगर फॉर्म किए हो तो बाद में जाकर के इनवैलिड हो जाएगा, समझ में आई बात। ए बी को लिखा तो है लेकिन वो खो गया, कोई ये कॉमन फ्रेंड रहा ए और बी का, उसमें से पता चल रहा है कि अगला को जाकर के कि उसका घर बेचा जा रहा है, बी रैंडमली एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी ऑफर नहीं हो सकता, क्योंकि दो इंटेंडेंट पार्टी जो टारगेट ऑडियंस था उस पे कम्युनिकेट नहीं हुआ था। तो अगर नहीं हुआ था तो बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये बात है। तो अगला टर्म क्या करें, देखो 6, ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, दैट मींस कि ऑफर में एक ऐसा टर्म और कंडीशन नहीं लिखा जा सकता कि अगर नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ समथिंग, दैट मींस कि इतना टाइम के बाद नहीं आए, इस दिन नहीं आए, फिर इस रास्ते में नहीं आए, तो आपकी एक्सेप्टेंस से माना जाएगा, समझ में मत, मतलब कि गुरुवार तक आप नहीं करते हो काम तो आप एक्सेप्ट किए हो, हम मान लेंगे। आप किसी पे जबरदस्ती एक्सेप्टेंस नहीं लगा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ देखो, ऑब्लिगेशन टू रिप्लाई, दैट मींस कि एक ऑफर ये नहीं कह सकता कि यू आर बाउंड टू रिप्लाई, यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट, समझ आई बात। तो बिफोर ए सर्टेन डेट इट विल बी प्रिज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड, तो ऐसा एक ऑफर नहीं हो सकता है जिसमें कि एक कंडीशन नहीं लिखा जा सकता कि आप 5 तारीख से पहले अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो हम मान लेंगे कि तुम एक्सेप्ट किए हो। दैट मीन्स कि कहां पे इस जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाने की बात हो रहा, ठीक है ना, जो कि नहीं हो सकता लीगाली तौर पे, ये लिखा हुआ। तो जब तक जो ऑफरी है, जो जिसको भेजा जा रहा है, हम ऑफरर है, जो ऑफरी है, ठीक है ना, वो रिप्लाई खुद लिख करके नहीं भेजता है सामने वाला पार्टी, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल है, एक लिखता है बी को, लिखता है कि आई ऑफर टू सेल माई स्कूटर टू बाई यू टू 7,000, 7,000 में आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो अगर अब एक रिप्लाई हम फिर से अगर लिख रहा है कि ए लिख रहा है कि हम आपको स्कूटर बेच देंगे 7,000 में, अगर हमको रिप्लाई नहीं मिला वेडनेसडे तक, नेक्स्ट वेडनेसडे तक हमको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो हम मान लेंगे कि तुम इसको एक्सेप्ट किए हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और बाद में जाकर के बी रिप्लाई ही नहीं किया, अब टर्म कंडीशन नहीं पड़ा था, बी रिप्लाई ही नहीं किया, समझ में आई बात। इसका मतलब ये नहीं कि बी एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ए कंडीशन में ये नहीं लिख सकता कि कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं, ये नहीं लिख सकते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है और वैलिड ऑफर ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हाउएवर, जबकि ऑफरर कैन ले डाउन द मोड बाय व्हिच द एक्सेप्टेंस इज टू बी कम्युनिकेटेड, हाँ ये कर सकते हो। द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब बाय राइटिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बाय राइटिंग और ओवर टेलीफोन, वाया मेल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, या फिर किसी के हाथ में खबर पहुंचाओगे तो ये हो सकता है।
दैट मीन्स कि मोड ऑफ रिप्लाई ऑफ द एक्सेप्टेंस दैट यू कैन स्पेसिफाई, बट ये नहीं कह सकते हो कि इतना दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट हो गया, ये हम मान लेंगे। नेक्स्ट अगला टर्म क्या है, देखो नंबर 7, देखो स्पेशल टर्म्स, क्या लिखा हुआ है, स्पेशल टर्म्स और कंडीशंस इन एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो अगर स्पेशल टर्म कंडीशन कुछ है तो उसको भी कम्युनिकेट करोगे, जनरल थिंग तो कम्युनिकेट करोगे, स्पेशल टर्म एंड कंडीशन कहीं पे छिपा के नहीं लिख सकते हो, अब उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसमें अगर कुछ वाइटल थिंग्स है, कहीं पे प्रॉब्लम होने वाला है, या फिर कोई स्पेशल टर्म सबकी है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अगर आपकी लॉगेज खो गया तो हमको कुछ नहीं देना है, या फिर आपका लॉगेज खो गया तो हम रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह के जो स्पेशल टर्म्स होंगे उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा देखो, तो जो ऑफरर है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इज फ्री टू ले डाउन एनी टर्म्स, आप कुछ भी टर्म्स कंडीशन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी अदर पार्टी को एक्सेप्ट करना हो कुछ ऑफर, विल बी बाउंड बाय दोज टर्म्स एंड कंडीशंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो जो ऑफर री रहे, the other party accept the offer, then he will be bound by any terms and conditions। जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो आपके जितने सारे भी कंडीशन टर्म कंडीशन है वो सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे। तो उसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है तो उसको मोस्ट भी कम्युनिकेट करो सामने वाला पार्टी को, ठीक है ना। अब सवाल ये होता है कि स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है। तो जनरली स्पेशल टर्म एंड कंडीशन अराइज होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब लोन ले लेके जो इतना बड़ा कागज होता है, ठीक है ना, 25 पेज का 30 पेज का जो एग्रीमेंट होता है बैंक से लोन उठाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, या फिर एलआईसी का कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए। जब एलआईसी का कुछ खरीदते हो, अंडरस्टैंड द पॉइंट, प्रोडक्ट खरीदते हो, कुछ जब भी एक इंश्योरेंस खरीदते हो एलआईसी में, तो वहाँ पे जो 50 पेज 40 पेज का जो चीजें होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। तो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में जो टर्म कंडीशन होते हैं आपको बताना पड़ेगा, ये बात है। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके प्रिंटेड फॉर्म होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना, लार्ज नंबर सब उसमें टर्म एंड कंडीशन होते हैं, 100 200 कंडीशन होते हैं। तो सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड कहाँ पे होता है, रेलवे होता है, शिपिंग कंपनी में होता है, बैंक्स में होता है, लोन के लिए, होटल्स में होता है, ठीक है ना, ड्राई क्लीनर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लेने के लिए। तो ये सब क्या होता है, बड़े बड़े कंपनियां होते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो एक्सप्लॉइट करेंगे किसको, इंडिविजुअल्स को, ठीक है ना, बाय सर्टन टर्म एंड कंडीशन के द्वारा, जो कि अब लीगली वो लाइबल नहीं होंगे। छोटा छोटा करके कहीं पे लिख देंगे स्पेशल टर्म एंड कंडीशन हाइड करके, जिसके वजह से कि अगला बंदा जा करके इंडिविजुअल फंस सकता है। तो दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये बात हो रहा है। तो जनरली क्या होगा कि जनरल पब्लिक की मतलब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका स्वार्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लिखा गया है कि स्पेशल टर्म एंड कंडीशन को आप बिल्कुल उनके नोटिस में लाओगे, यही बात है। एक तो मेंशन करोगे, लेकिन ऑफर ही जो रहेगा, जिसके लिए आप ये ऑफर कर रहे हो, ये जो ऑफर ही रहेगा उसकी नोटिस में भी लाओगे, ये भी बड़ा बात है। सिर्फ लिखोगे ही नहीं, योर ड्यूटी इज टू मेक अटेंशन टुवर्ड द स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस। ये याद रखो, अगर कोई आपको ठग रहा है तो आप ये पॉइंट में केस कर सकते हो, ठीक है ना। तो दिस कैन बी डन आइदर बाय एक्सप्रेसली कम्युनिकेटिंग, अब लीक करके बताओगे या फिर फोन करके बताओगे। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड लोगे ना, क्रेडिट कार्ड की सारे के सारे एक बार टर्म कंडीशन फोन में बता दिया जाता है, ठीक है ना, और उसका रिकॉर्डिंग उनके पास रहता है, बाद में आप कुछ कह नहीं सकते। तो एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करोगे स्पेशल टर्म एंड कंडीशंस को, ठीक है ना, और गिविंग ए रीजनेबल नोटिस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेशल टर्म एंड कंडीशन। स्पेशल टर्म एंड कंडीशन है, उसके लिए आप उनको नोटिस में लाने के लिए कोशिश करोगे। यू शुड ब्रिंग द पीपल नोटिस्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। नाउ उसकी अटेंशन ड्रॉ करके, या फिर रेड इंक में प्रिंट करके, या फिर आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। स्पेशल टर्म कंडीशन है ना, तो उसको अंडरलाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फॉर लिख सकते हो, सी बैक लिख सकते हो। पीछे देखो टिकट के पीछे कंडीशन होता है, आप सिर्फ छोटा छोटा कंडीशन लिख देने में नहीं होगा, आप मतलब आप हिंट्स दोगे, ठीक है ना। प्लीज टर्न ओवर लिखोगे, पीटीओ लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्लीज टर्न ओवर, ऑल दीज आर द हिंट्स टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंसेस और द ऑफरी, ठीक है ना, फॉर लुकिंग द टर्म एंड कंडीशन। तो स्पेशल टर्म कंडीशन है, आप उसको नोट, आपको एक तो लिखोगे, पक्का एक्सप्रेस करोगे। नंबर 2, आप ऑडियंस की अटेंशन भी ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तब आप 7 खून मांगे। जैसे कि पीटीओ ऑन द फेस ऑफ द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द टिकट, टिकट के पीछे देखो ये सब लिखा हुआ होता है। अगर ये सब नहीं किया हुआ है तो जो ऑफर ही है वो बाउंड नहीं है आपको वो सब करने के लिए, ठीक है ना। आप ऑफरर था, ऑफर ही है, लिखा हुआ है कि नॉट डन, द ऑफर विल नॉट बी बाउंड बाय द देम, यही बात है। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं होंगे। नेक्स्ट, लीडिंग केसेस में क्या हुआ था हम दिखा दे रहे, हंडरसन एंड द स्टीवेंस के बारे में लिखा हुआ है। लीडिंग केस क्या हुआ था ना, ये परचेज दे स्टीमर टिकट, अच्छा अच्छा ये वाला पॉइंट है।
तो ए होता है, ए एक परचेज कर रहा है स्टीमर टिकट खरीदे हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग हो रहा है, कहाँ से ना, डबलिन से व्हाइट हेवन। तो डबलिन से व्हाइट हेवन जाने वाले थे। और फैक्ट ये हुआ कि फैक्ट प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ द टिकट में लिखा हुआ था, ठीक है ना, एंड द फैक्ट वाज प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ टिकट, ऑन द बैक ऑफ द टिकट सर्टन कंडीशंस वर प्रिंटेड, कुछ प्रिंटेड हुए थे। लुक एट हियर, कहाँ पे कहाँ जाना है तो वो फेस में था। वन ऑफ द एक्सक्लूडेड द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर लॉस इंजरी डिले टू द पैसेंजर और द लगेज, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये चीजें लिखा हुआ था कि डिले के लिए, पैसेंजर की लॉस के लिए, इंजरी के लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो ए नेवर लुक्ड एट द बैक, कभी भी ए मतलब टिकट के पीछे कभी देखा ही नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि एंड देयर वाज नथिंग टू ड्रॉ हिज अटेंशन टू द कंडीशन ऑफ द प्रिंटेड ऑन द बैक साइड। तो इसके लॉगेज लॉस्ट हो गया ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट। अच्छा, उन लोग का सर्वेंट की वजह से तो स्टीमर के में जा रहे थे, कोई यात्रा कर रहे थे, और लॉगेज इस पे लॉस्ट हो गया। तो क्या हुआ देखते हैं। इट वाज हेल्ड दैट ए वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कॉम्पेंसेशन। हाँ, कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे देखो, तो पहला कंडीशन है, जो टिकट में के फ्रंट साइज में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन टिकट के बैक में भी लिखा जाना चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट, टिकट के बैक में भी लिखा होना चाहिए। तो फ्रंट पे कोई भी हिंट्स नहीं था कि आप पीछे देखो करके, तो सामने वाला कभी देखा भी नहीं और उसका लॉगेज भी खो गया, तो यहाँ पे वो क्लेम मांग सकता है कंपनी को, अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये चीज लिखा हुआ है क्योंकि कहीं पे उसमें हिंट्स नहीं था। तो वही बात है, ऑन द फेस ऑफ द टिकट अटेंशन ड्रॉ करने के लिए स्पेशल टर्म एंड कंडीशन के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। स्पेशल टर्म्स मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, एंड देयर मस्ट बी हिंट टू ब्रिंग द ऑफरिस अटेंशन, ठीक है, ये दो बात है। नेक्स्ट, इसमें हमको क्या देखने को मिला कि स्पेशल टर्म एंड कंडीशन हैड बीन ब्रॉट टू द नोटिस बाई, अच्छा ये अदर पॉइंट हो गया, छोड़ दो। नाउ द सेम रूल इज एप्लीकेबल इवन वेयर स्पेशल कंडीशंस आर प्रिंटेड इन ए लॉगेज व्हिच द एक्सेप्टर डज नॉट अंडरस्टैंड, यही बात है, प्रोवाइडेड हिज अटेंशन हैज बीन। तो ये एप्लीकेबल होंगे अगर इन ए लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज होगा जो कि एक्सेप्टर नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी वो लीगली बाउंड है। ध्यान से सुनो, हम क्या बता रहे हैं। हम ऑफरर हैं और कोई एक्सेप्ट किया हुआ है, और इसमें जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये एक्सेप्टर कह रहे हैं कि हमको वो चीजें पता नहीं है, वो लैंग्वेज हमको पता नहीं है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। स्टिल देन तुम बाउंड हो गए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हम आप समझ चुके हो, हम मानेंगे इसे। क्यों क्यों मानेंगे, हम बताते रहे। आपका ड्यूटी था कि आप ट्रांसलेशन करने के लिए बोलने वाले थे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। आपका ड्यूटी था कि यू शुड आस्क फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द कंडीशंस, जो कि आप किए नहीं हो। अगर आप नहीं किए हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, हम मान लेंगे। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट यू नो दैट लैंग्वेज एंड यू आर लीगली बाउंड बाय देम, उसके बाद आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, यही बात है। तो दैट मीन्स कि जब हम लिख रहे हैं और सामने वाला कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, तो पढ़ने के लिए ही लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि हमारा 7 कुल माफ। यू मस्ट ऑल्सो नोट दैट द स्पेशल टर्म कंडीशन जो भी है ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, ऑफरी के नॉलेज में लाओगे बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने से पहले, एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड के नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा है, दैट मीन्स कि हम जब लीगली एंटर हो रहे हैं, उस टाइम में सारे के सारे टर्म कंडीशन होने चाहिए। बाद में जाकर के कोई तुम अगर कंडीशन यहाँ पे ऑन स्पॉट बताओगे, वो चीजें नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक कपल थे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, वो हायर कर रहे हैं एक रूम होटल, एक हफ्ता के लिए हायर किए। उसके बाद में जाकर के क्या हुआ, जब आप वो रूम एंटर किए, वहां पे एक छोटा नोटिस लिखा हुआ था वॉल में, ठीक है ना, कि ओनर्स की लाइबिलिटी है डैमेज के लिए, लॉस के लिए, थेफ्ट ऑफ द आर्टिकल के लिए। और बाद में जाकर के वही हुआ कि भाई आपका माल है, आप संभालो, ठीक है ना, बस में लिखा हुआ था ना, लिखा होता ना कि कीप लॉगेज एट ऑनर्स रिस्क है। तो बाद में जाकर के चोरी हुआ वगैरह, यही। तो अब इसमें क्या हुआ, होटल वाज हेल्ड लायबल, होटल को ये लाइबिलिटी दिया गया है। अब उसको लायबल ठहराया गया कि हमारा जो डैमेज हुआ है उसको भरपाई करो, और होटल ये भरपाई करता भी है। क्यों, क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ था, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस टाइम पे ऐसा कोई भी टर्म कंडीशन तुम्हारा कहीं पे लिखा नहीं हुआ था, बाद में जाकर के तुम दीवार में क्यों लिखोगे, ठीक है ना, यही बात है। तो ये कहाँ पे हुआ, ओली वर्सेस, तो ये किसके केस में हुआ था, यहाँ पे देख लो, ओली 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 ओले, ये क्या लिखा, ओले ओले ओले, ओले वर्सेस मालब्रो कोर्ट लिमिटेड, अंडरस्टैंड। तो ये सब लंदन अमेरिका की बात है, क्योंकि ब्रिटिश लॉ से ये चुराया गया है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम ही ब्रिटिश लॉ से चुराया गया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। है तो 18 शताब्दी की बात है, ठीक है ना, यही बात है, सदी का, तो 1800 की बात है, लेकिन ब्रिटिश लॉ तब था, इंडिया में तब अपना लॉ कहाँ था, तो उसमें से चुराया गया है। तो इसलिए सारे के सारे एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वो ब्रिटिश की लिखा हुआ है, कोई बात नहीं,
ठीक है ना। आगे चलो, फाइनली 8 नंबर कंडीशन क्या कहता है, फाइनली द टर्म एंड कंडीशन मस्ट बी रीजनेबल। अब जो भी टर्म कंडीशन दोगे वो रीजनेबल होना चाहिए, वो फिजिबल होना चाहिए, वो वायबल होना चाहिए, वो पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो a term is considered to be unreasonable if it is defeats the very purpose of the contract। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो वेरी पर्पज है, तो जो ऑटमोस्ट जो फर्स्ट पर्पज होता है उसको नहीं हिट कर रहा है कोई एक रीजन, तो उसको अनरीजनेबल बना देगा। और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होता है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी मतलब किसी को मारना, छेड़ना, काटना, कमेंट करना, तो पब्लिक पॉलिसी के, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो नॉट इन द फेवर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, द सॉवरेनिटी ऑफ द कल्चर, तो इसको कहा जाता है ऑपोजिट टू द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये सारे होंगे तो अनरीजनेबल बना देंगे, वो काम नहीं हो सकता। 10 टर्म एंड कंडीशन आप जो भी दोगे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट आर अनरीजनेबल देन अदर पार्टी विल नॉट बाउंड बाय द सेम। तो आपका अगर टर्म एंड कंडीशंस अनरीजनेबल था, अनरीजनेबल प्रूव हो जाएगा, तो सामने वाला पार्टी जो है वो लीगली बाउंड और नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये बात है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, इफ ए ड्राई क्लीनर लिमिट्स हिज लायबिलिटी, एक ड्राई क्लीनर है जिसको आप कपड़ा दे रहे हो, महंगा महंगा कपड़ा दे रहे हो, ठीक है ना, पूरा बढ़िया बढ़िया मोदी कोट, नेहरू कोट दे रहे हो उसको, मतलब साफ करने के लिए, तो वो उसका लिमिट्स कर रहा है उसका लाइबिलिटी कि 20% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अगर लॉस हो जाता है आपकी आर्टिकल तो हम उसका 20% आपको भरपाई देंगे। दैट मीन्स की सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे द कस्टमर विल नॉट बी बाउंड बाय दिस कंडीशंस, दैट मीन्स की कस्टमर इस कंडीशन में बाइंडिंग नहीं होंगे, मस्ट नॉट बी बाउंड, दैट मीन्स की विल नॉट बाइंडिंग बाय दिस एग्रीमेंट, ठीक है ना, इस एग्रीमेंट में हम बंधे नहीं रहेंगे। क्यों ना, सीधी सीधी बात है, ड्राई क्लीनर यहाँ पे एक गारमेंट्स को 20% में परचेज कर रहा है, समझ आई बात, मतलब क्या कह रहा है, अगर आपकी लॉस हो जाता है आपकी, ठीक है ना, कोट वगैरह आप खो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप मार्केट प्राइस की जो 20% है हम 20% ही देंगे। तो जनरली उसको पूरा कपड़ा देना चाहिए, ठीक है ना, तो 20% ही देंगे, इसका मतलब सीधा सीधा बात है वो मार लेगा, चोरी कर लेगा, और बाद में 20% आपको पकड़ा देगा, दैट मीन्स की वो गारमेंट्स को 20% में ही खरीद दे रहा है, समझ में आई बात। तो ये अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है, इनसफिशियंट है, वहां पे नहीं हो सकता। तो ये अभी कितना बताए हम, कुल 8 पॉइंट बताए, ठीक है ना। तो 8 पॉइंट को एक बार सम अप भी कर देते हैं। चलिए, हम इतना सारा, अब देखो यहाँ पे लिखे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक, तो ऑफर की कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, लीगल रूल्स कब होंगे माना जाएगा, रीड करने के लिए क्या क्या जरूरत है देखो लो एक बार ना, ये लीगल रिलेशंस होने चाहिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आपकी उद्देश्य होना चाहिए कि आप एक लीगल क्रिएशन रिलेशन क्रिएट करोगे, सोशल इन्विटेशन नहीं, ठीक है ना। तो शादी में इन्वाइट करना और डिनर पे इन्वाइट करना ये कभी वैलिड ऑफर नहीं हो सकते हैं। आपकी जो टर्म कंडीशन रहेंगे ऑफर की, दैट मस्ट बी क्लियर, सर्टन, शुड नॉट बी अनक्लियर और द ब्लर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो 2 मीनिंग 3 मीनिंग निकलने वाला अगर कुछ चीजें कर रहे हो, इसका मतलब आप ठगने की बात कर रहे हो, तो वो चीजें नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो ऑफर है दैट मस्ट बी मियर इंटेंशन, मतलब लोगों का इच्छा है, ठीक है ना, इंटेंशन और ऑफर इस दोनों में फर्क होना चाहिए। मियर डिक्लेरेशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ द इंटेंशन दैट शुड नॉट बी एन ऑफर, ये बात हो गया। नेक्स्ट वीक हम क्या देखेंगे, इन्विटेशन टू ऑफर एक अलग चीज होता है, ऑफर एक अलग चीज होता है, ये बात है, ठीक है ना। तो ऑफर इज डिफरेंट थिंग एंड द इन्विटेशन टू द ऑफर डिफरेंट थिंग है। तो कंपनी जब उसका प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है, दैट मींस वो ऑफर नहीं कर रहा है अपना शेयर, आपको कह रहे हैं कि आप हमें ऑफर दो ताकि हम एक्सेप्ट करें, ठीक है ना, आप एप्लीकेशन दो, तो एप्लीकेशन के लिए इन्विटेशन, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक, तो अगले हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल भी दिए थे। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सामने वाला पार्टी को कम्युनिकेट होना चाहिए, अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ है, बंदा बाई चांस एक्सेप्ट हो गया है, तब भी वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, दिस इज द थिंग। और लिखा हुआ है कि हाँ, ये नहीं लिख सकते हो कि बाउंड नहीं कर सकते हो किसी को एक्सेप्ट के लिए, एक टाइमलाइन में, एक टाइम फ्रेम में बाउंड नहीं कर सकते हो कि आप नेक्स्ट वेडनेसडे तक अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो एक्सेप्ट माना जाएगा। ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता है। अगर स्पेशल टर्म्स है आपकी, ठीक है ना, स्पेशल टर्म्स है आपकी, तो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन वो बिल्कुल आप नोटिस में लाओगे, ठीक है ना, ऑफरी के नोटिस में आपको लाना पड़ेगा और वो कम्युनिकेट भी करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है ना। आप एक बार कमिट जो कम्युनिकेट किए थे तो फिर आपका कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। और फाइनली ये है कि आपकी जो कंडीशन है वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, अनसफिशियंट नहीं होना चाहिए, अनजस्टिफाइड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखिए क्रॉस ऑफर, ये क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है, मतलब ऑफर के बदले में ऑफर, ठीक है ना, जब दो ही ऑफर सिमिलर नेचर ऑफ ऑफर, मतलब हम आपको बेचेंगे आप हमें बेचोगे, हम आपको खिलाएंगे आप हमें खिलाओगे, हम तुम्हें शादी करेंगे तुम हमें शादी करोगे, मुझसे शादी करोगे, टंग 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 टंग,
ये होता है क्रॉस ऑफर। अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो क्रॉस ऑफर क्या चीज होता है ना, जब दो ऑफर, ठीक है ना, सिमिलर नेचर के होते हैं इन ऑल रेस्पेक्ट, और ये दो पार्टी आमने सामने सेम ऑफर एक दोनों को कर रहे हैं, अब उनको पता ही नहीं है कि ईच अदर की ऑफर के बारे में, दैट इज नॉट कॉल्ड द क्रॉस ऑफर। दैट मींस कि हमें नहीं पता था हम तुम्हें क्या ऑफर कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता था हमें क्या ऑफर कर रहे हो, और बाद में जाकर के देखते हैं कि दोनों सेम ऑफर कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है क्रॉस ऑफर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो क्रॉस ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो वंस ऑफर बाय द अदर हैंड सो नो कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है और ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। समझ आए? जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, दिल्ली, ए जो दिल्ली में रहता है वो लेटर लिखता है बी को जो बॉम्बे में रहता है। अंडरस्टैंड द, हम आपके घर को, हमारा घर जो है 10 लाख रुपए में हमको बेच देंगे, एट द सेम टाइम बी का बॉम्बे है ना, बॉम्बे का बी का है, बॉम्बे का बी क्या करता है, सेम टाइम में ए को कह रहा है कि हम 101 लाख, क्या लिखा हो 10 लाख, यहाँ पे 101 लाख, सॉरी 11 लाख मानो, हम 11 लाख में अपना घर बेचेंगे, तो ए कह रहा है मेरा घर बेचेंगे 10 लाख में, बी कह रहा है मेरा घर बेचेंगे 11 लाख में। सिमिलर नेचर है, नॉट एग्जैक्ट सेम बट सिमिलर नेचर है। तो ये दोनों ही लेटर ईच अदर को क्रॉस ऑफर कर दे रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, क्रॉस ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे कोई कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये नहीं कह सकते हम कि हम जो ऑफर कर रहे हैं आप भी ऑफर किए, इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल नहीं। तो ए एंड बी के अंदर में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, दोनों एक दिन को ऑफर ही कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ए भी ऑफरर है, बी भी ऑफरर है, कोई अभी तक एक्सेप्टर नहीं है। समझ आई बात? वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना ही है, कहीं पे कंक्लूजन में पहुंचना ही है, समझ आई बात, तो एटलीस्ट एक, ए जो ऑफर कर रहा है, बी जो ऑफर कर रहा है, एटलीस्ट वन पर्सन दैट मोस्ट एक्सेप्ट द बीस ऑफर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तब जाकर के ये एक्सेप्टेंस हुआ माना जाएगा। अगर पूरा का पूरा दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, ना ए बी का भी ऑफर एक्सेप्ट करेगा, बी ए का भी ऑफर एक्सेप्ट करेगा, तो ये दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो क्रॉस ऑफर में जब ऑफर ही स्टेज में है, ऑफर स्टेज में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अगर कोई एक का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर दोनों ही दोनों का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो क्रॉस ऑफर एक ऐसा चीज हो गया, ठीक है ना। अंडरस्टैंड, ए ये बी, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये हो गए क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या होता है, दिस इज कंटिन्यूअस टू द पब्लिक फॉर ए इंडेफिनाइट पीरियड, तो इसको कहा जाता है स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है ना। तो समटाइम्स एन ऑफर में भी कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, मतलब बहुत दिनों के लिए ओपन रहता है और कॉन्टिन्यूअस रहता है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होता है, इसको स्टैंडिंग ऑफर कहा जाता है, बिकॉज देयर इज स्टैंडिंग। जैसे कि होता है ना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बाई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इज दैट कि जो अच्छे बच्चे हैं वो सामने बैठेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। क्योंकि वैसे भी तो जो गंदे बच्चे होते ही हैं, गंदे मछली तालाब को आया, तो जितने भी गंदे मछली है वो पीछे बैठेंगे, ठीक है ना, यही बात है। तो लाइक दिस, तो स्टैंडिंग ऑफर इज इन द नेचर ऑफ द टेंडर, ये एक टेंडर की तरह है, आप ऑफर दे रखे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इट, ए पर्सन और ए डिपार्टमेंट और सम अदर बॉडी रिक्वायर्स, ये कौन करता है जनरली ना, किसको सर्टन गुड्स चाहिए होता बहुत लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है ना। जैसे कि प्लांट है, बहुत आसान बात है और कुछ नहीं है। कोई प्लांट है, एक प्लांट को क्या चाहिए होगा, और चाहिए होगा, आयरन और मिनरल्स, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल चाहिए एक प्लांट को, मतलब ये जो फैक्ट्री है या फिर जो प्लांट है उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा स्टैंडिंग ऑफर रहता है, ठीक है ना। स्टैंडिंग ऑफर है, पहले तो टेंडर निकलता है और टेंडर जो एक्सेप्ट करता है, हम जब आपको कहेंगे तब आप माल सप्लाई करोगे, तो ये एक लंबा रिश्ता हो गया है, तो इसको स्टैंडिंग ऑफर कहा जाता है, ठीक है ना। और हर एक सप्लीमेंट, हर एक ऑर्डर, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आगे देखो, 10 ईच ऑर्डर प्लेस्ड, अब बताए ना, हर एक ऑर्डर जो प्लेस हो रहा है वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट मीन्स कि हम आपको टेंडर दिए कि आप हमें माल सप्लाई करोगे, जितने बार ऑर्डर करेंगे, जितने बार आप सप्लाई करोगे, उतने बार कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये स्टैंडिंग ऑफर है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा है। तो ऑफरर जो है कैन हाउएवर विड्रॉ हिज ऑफर, एक ऑफरर उसका ऑफर को विड्रॉ कर सकता है कोई भी टाइम में, जब तक ऑर्डर एक प्लेस नहीं हुआ है, बिफोर एन ऑर्डर प्लेस। अगर एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया है, क्योंकि आप एक्सेप्ट एग्रीमेंट किए थे हमको सप्लाई करोगे, अगर नहीं करोगे तो डैमेज भरोगे, ठीक है ना। तो एक ऑफरर जो है वो कब इसको ब्रीच कर सकता है, इस चीज को कब विड्रॉ कर सकता है अपना ऑफर, ना एक ऑर्डर प्लेस करने से पहले, ऑर्डर अब नहीं आया अभी तक, तो इसको ब्रीच कर सकते हो, ठीक है ना, तोड़ सकते हो। नेक्स्ट, सिमिलरली जो एक्सेप्ट किया हुआ टेंडर, ठीक है ना, नॉट बाउंड टू प्लेस एनी ऑर्डर अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू परचेज स्पेसिफाइड क्वांटिटी, जब स्पेसिफाइड क्वांटिटी तक कोई ऑर्डर नहीं आया तब तक आप लीगल। नेक्स्ट आगे देखो, ऑफर
अन एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर इज नॉट एन ऑफर। हाँ ये भी देखो, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो सबसे पहले कंपनी जब इन टेंडर निकाल रहा है, ठीक है ना, हमको कौन माल सप्लाई करेगा, जब टेंडर निकाल रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑफर नहीं है। इससे पहले हम क्या पढ़े, दिस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इसको इन्विटेशन टू ऑफर कहा जाएगा। नाउ इट इज द पर्सन सबमिटिंग द टेंडर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस विच डीम्ड टू हैव बीन मेड एन ऑफर, जो टेंडर दे रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो हम जब एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर, जैसे कि हमें बताया, ठीक है ना। अगर आप नहीं समझे तो फिर से इसको रिकैप करके देखो, जल्दी से देखो और समझो, फिर आगे आओ। तो ये बंदा जो टेंडर डाल रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये बंदा जो टेंडर डाल रहा है वो हमको ऑफर कर रहा है कि क्या आप, हम माल सप्लाई करेंगे, आप पैसा दोगे। समझ में आई बात। दैट मीन्स टेंडर एक एडवर्टाइजमेंट, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर, और सामने वाला जो है वो अभी ऑफर कर रहा है कि हम माल देंगे, ठीक है। और ये मानो कि एक्सेप्ट हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है। अब क्या होगा, ये एक स्टैंडिंग ऑफर में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडिंग ऑफर में। दैट मीन्स कि अगले 10 साल 12 साल या फिर 100 साल तक तुम हम आप माल सप्लाई करते रहोगे। टेंडर वाला का काम ही वही होता है कि टेंडर हम दे दिए तो आपका कैपेबिलिटी है, आप अगले 100 साल तक माल हमको सप्लाई करते रहोगे, ये स्टैंडिंग ऑफर है, ठीक है ना। तो द एक्सेप्टेंस और अप्रूवल ऑफ द टेंडर also doesn't however amount to acceptance of the offer। तो जनरली हम आपकी जो टेंडर को एक्सेप्ट किए, अब ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ये स्टैंडिंग ऑफर हो गया, तो उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ। जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, हर एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, ठीक है ना। उसलिए आगे लिखा देखो, इट सिंपली मीन्स द ऑफर विल रिमेन ओपन ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड तक ये ऑफर ओपेंड रहेगा, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। एंड दैट इट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय प्लेसिंग द स्पेसिफिक ऑर्डर। तो टेंडर जो होता है, हम आपको माल सप्लाई करने के लिए टेंडर दिए हैं, जब टेंडर एक्सेप्ट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक्सेप्टेंस भी नहीं है, वो कुछ नहीं है। जब हम ऑर्डर देंगे, आप ऑर्डर सप्लाई कर रहे हो, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, माना जाएगा, और उसी टाइम ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफर को, ये माना जाएगा। तो उससे पहले ये क्या है, टेंडर एक्सेप्टेंस, दैट इज ए स्टैंडिंग ऑफर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये आप स्टैंडिंग ऑफर है, यही बात है। Now look at here. A agrees to supply the coal of any quantity to B at a certain price and will be ordered by the B। 12 महीने तक, अगले 12 महीने तक हम जो प्राइस में लिखेंगे वो प्राइस में आप सप्लाई करोगे, तो ये एक स्टैंडिंग ऑफर है। तो हर एक ऑर्डर जब दे दिया जा रहा है बी के द्वारा, उसी को एक्सेप्ट किया गया माना जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर ए, ऑर्डर बी, ऑर्डर सी, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ए बी सी, या फिर 1 2 3, ये एक एक ऑर्डर, एक एक ऑफर है। और जैसे ही हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पेमेंट करेंगे करके, ये एक एक एक्सेप्टेंस है, समझ आई बात। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, ठीक है ना। अब जब टेंडर हो गया, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर, और स्टैंडिंग ऑफर उसको कहा जाएगा, यही बात है, ठीक है ना। अब देखिए, ए कैन हाउएवर रिवोक द ऑफर फॉर द फ्यूचर सप्लाईज। नाउ जो सप्लाई कर रहा है जो बंदा, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ए जो बंदा सप्लाई कर रहा है वो मना कर सकता है एट एनी टाइम गिविंग ए नोटिस टू द ऑफरी, यही बात है। तो जो माल मंगा रहे हैं वो भी मना कर सकता है, जो माल सप्लाई कर रहे हैं वो भी मना कर सकता है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन के बाद, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। जब एक्सेप्ट किए हो तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप डैमेज भरोगे, समझ में ये बात। तो एक ट्रांजैक्शन के बाद, आप सफिशिएंट टाइम से पहले आप इसको रिवोक कर सकते हो। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस। ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस के ऊपर बहुत सारा बात हुआ है, होगा, जैसे कि एक्सेप्टेंस को कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसके लिए लीगल रूल्स है, कितने सारे लीगल रूल्स लिखे हुए हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सेम सेम चीजें हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कैसे एक्सेप्ट होगा, और ये कम्युनिकेशन का तरीका क्या रहेगा, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर कैसे रहेगा, कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस कैसे रहेगा। अगर ये सब नहीं हो पाए तो क्या होगा, रिवोकेशन ऑफ द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे हो सकता है, उसको हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ये नेक्स्ट यूनिट फिर देखा जाएगा। बाय लाप्स ऑफ द स्टिपुलेटेड टाइम एंड द रीजनेबल टाइम के हिसाब से ये कैसे चलेगा, उसको भी देखेंगे। बाय डेथ और इंसैनिटी, अगर किसी का ऑफर और एक्सेप्टेंस का हो जाता है तो उसमें क्या बात होंगे, उसमें भी देखा जाएगा। दैट मींस कि सो मेनी थिंग्स आर देयर, फिर जाकर के ये ऑफर एक्सेप्टेंस वाला चीजें खत्म होगा, यहाँ पे जाकर के खत्म हो रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। फिर इसके बाद बहुत सारे कीवर्ड्स लिखा गया है ऑफर एक्सेप्टेंस के ऊपर, वो देखोगे आप। फिर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लासेस में यही था, कोई बात नहीं। तो ऑफर में ही बहुत टाइम चला गया, तो भाई ऑफर की ही बात करेंगे हम। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया है कि ऑफर कैसे चीज होता है, और ऑफर को एक्सेप्ट किया कैसे किया जा सकता है, किसके पास पावर है ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, उसका टर्म कंडीशन कैसे रहना चाहिए, अगर टर्म कंडीशन तोड़ोगे तो क्या होगा, कितने प्रकार की ऑफर है, लास्ट में समझाएंगे। क्रॉस ऑफर एक ऑफर नहीं होता है,
अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही चीज बताए। और स्टैंडिंग ऑफर क्या चीज होता है वो भी हम बताए। स्टैंडिंग ऑफर भी रियली ऑफर नहीं होता है, जब हर एक ट्रांजेक्शन हर एक ऑर्डर दिया जाएगा तब जाकर के एक तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये चीजें हम उसको आज डिस्कस किए हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। अब यू अंडरस्टैंड द ऑफर वाला चैप्टर आप बिल्कुल समझ गए। आगे हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर देन एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, ये वगैरह और कॉन्सेप्चुअली बात होता रहेगा। तो फिलहाल के लिए अभी तक इतना ही, ठीक है ना। अगर प्रीवियस क्लासेस सारा का सारा नहीं दिखा हो तो बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। बिजनेस लॉ की आपका प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, वहां पे जाके क्लिक करके सारे के सारे क्लासेस आप देख सकते हो। ये एक बात हो गया। दूसरा बात होगा कि इफ यू विश टू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल द कॉमर्स क्लासेस दैट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा नीचे टेलीग्राम में। अंडरस्टैंड। बाकी आप कैसे स्टे कनेक्टेड रहोगे आपको पता ही है, अगर इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए बिल्कुल, ठीक है ना। बीकॉम में एमकॉम के हम सारे सारे क्लासेस बात करते हैं, कॉमर्स के जितना क्लासेस होगा एग्जामिनेशन टिप्स सब कुछ बात करते हैं। इफ यू विश टू स्टे कनेक्टेड देन यू नो, यू द कॉमर्स गाय, यू द मॉडर्न गाय, यू नो व्हाट टू डू। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। हम अपना दुकानदारी खुलते नहीं है। चलिए, धन्यवाद।